दोस्तों, इतिहास के पन्नों में जब भी राजनीति, कूटनीति और रणनीति की बात आती है, तो एक ही नाम सबसे पहले चमकता है, आचार्य चाणक्य। एक ऐसा महामनीषी जिसने न केवल चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान सम्राट को गद्दी पर बैठाया, बल्कि पूरी आर्यावर्त की किस्मत बदल दी। चाणक्य के पास इतनी गहरी बुद्धि और तीक्ष्ण रणनीति थी कि उनके शत्रु उनकी चालों को समझ भी नहीं पाते थे और उसी समय तक सब कुछ उनके हाथ से निकल चुका होता था। आज हम आपको बताने वाले हैं चाणक्य की 8 सबसे खतरनाक चालें, जिनमें से आखिरी चाल इतनी भयानक थी कि बड़े बड़े साम्राज्य हिल गए थे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हर चाल आपको जीवन में समझ और शक्ति देने वाली है, और आखिरी चाल तो आपके सोचने का तरीका ही बदल देगी। आचार्य चाणक्य की पहली और सबसे खतरनाक चाल उनके जीवन की उस घटना से शुरू होती है जब उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि नंद वंश का अंत करना ही है और आर्यावर्त को एक सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता है। इतिहास हमें बताता है कि उस समय नंद वंश का साम्राज्य अत्यंत शक्तिशाली था। उनकी सेना लाखों में थी, खजाना अपार था और राजमहल सोने चांदी से जगमगा रहा था। लेकिन इस बाहरी चमक दमक के पीछे अत्याचार, भ्रष्टाचार और अन्याय का अंधेरा छिपा हुआ था। आम जनता पीड़ित थी, किसान रो रहे थे, छोटे छोटे राज्यों और ग्रामों को नंद शासक लूटते थे, प्रजा की आवाज को दबा दिया जाता था और राजा घमंड में अंधा होकर केवल विलासिता और मदिरा में डूबा रहता था। ऐसे समय में चाणक्य का यह समझना कि सिर्फ उपदेश, केवल ज्ञान या केवल नैतिक बातें इस अत्याचारी शासन को नहीं गिरा सकती, बल्कि इसके लिए एक सुनियोजित चाल की जरूरत है। यही उनकी पहली रणनीति का बीज था। चाणक्य जानते थे कि नंद वंश को सीधे युद्ध में चुनौती देना असंभव है, क्योंकि उनकी शक्ति बहुत विशाल है। इसलिए उन्होंने वह चाल चली जो इतिहास में सबसे चौंकाने वाली है। उन्होंने उस बच्चे को खोजा जो देखने में सामान्य था, जिसकी पृष्ठभूमि साधारण थी, लेकिन जिसकी आंखों में राजसत्ता का तेज था, और वह बच्चा था चंद्रगुप्त। चाणक्य की पहली चाल यही थी कि उन्होंने दुश्मन को हराने के लिए कोई सैनिक या कोई बड़ा राजा नहीं चुना, बल्कि एक अनजान, गुमनाम, गरीब परिवार का बच्चा चुन लिया। यह सोचने वाली बात है कि एक महान दार्शनिक, एक राजनयिक, एक राजनीतिज्ञ जिसके पास उस समय बहुत से राजा और राजकुमार संपर्क में रहे होंगे, उसने आखिर क्यों एक गरीब परिवार के बच्चे को अपना मोहरा बनाया? यहां उनकी चाल छुपी हुई थी। उन्होंने यह समझ लिया था कि जो व्यक्ति गरीब से अमीर बनता है, वह भूख का दर्द जानता है, वह परिश्रम का मूल्य जानता है, वह अवसर का महत्व समझता है और उसमें साहस भरपूर होता है। जबकि राजमहलों में पले बढ़े राजकुमार आराम तलब होते हैं, उनमें क्रांति की ज्वाला नहीं होती। इसलिए चाणक्य ने पहला कदम यह उठाया कि चंद्रगुप्त को शिक्षा, प्रशिक्षण और रणनीति से इतना सक्षम बना दिया कि वह भविष्य का सम्राट बन सके। लेकिन यह काम केवल शिक्षा देने का नहीं था, यह काम गहरी राजनीति से जुड़ा हुआ था, क्योंकि चाणक्य ने यह गुप्त रखा कि वह किस बच्चे को गढ़ रहे हैं। उन्होंने चंद्रगुप्त को जंगलों में ले जाकर सैन्य कला सिखाई, उसे युद्ध की रणनीति बताई, उसे गुप्तचर विद्या का ज्ञान दिया, उसे यह समझाया कि दुश्मन से सीधी लड़ाई लड़ना हमेशा समाधान नहीं होता, बल्कि कभी कभी दुश्मन की कमजोरी ढूंढकर उसकी जड़ पर प्रहार करना ही सही चाल होती है। यह सोचिए कि एक ऐसा बच्चा जो कभी सामान्य नागरिक की तरह जीता था, अचानक उसे यह बताया जाए कि उसका भाग्य उसे सम्राट बनाने वाला है। उसके भीतर कैसी आग जागृत होगी? यही आग चाणक्य जगाना चाहते थे, और उन्होंने यह काम पूरी गोपनीयता में किया। अगर नंद को यह पता चल जाता कि कोई गुप्त रूप से नया राजा तैयार हो रहा है, तो वे तुरंत उसका अंत कर देते। इसलिए चाणक्य की पहली चाल केवल चंद्रगुप्त को ढूंढने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसे बचाने, छिपाने और गढ़ने की योजना भी थी। उन्होंने चंद्रगुप्त को शेर की तरह पाला, उसकी मानसिकता को ऐसा बनाया कि वह असफलताओं से टूटे नहीं, बल्कि हर असफलता को अगले युद्ध का अनुभव समझे। यही कारण था कि जब पहली बार चंद्रगुप्त ने नंद वंश पर आक्रमण किया और असफल हुआ, तो भी वह टूटा नहीं, क्योंकि चाणक्य की चाल ने उसके भीतर यह विश्वास भर दिया था कि असफलता केवल सीख है, अंत नहीं। इस चाल का सबसे खतरनाक पहलू यह था
कि चाणक्य ने नंद वंश को यह एहसास तक नहीं होने दिया कि उनकी जड़ें पहले ही खोदी जा रही हैं। वह सतह पर शांत दिखाई देते थे, लेकिन गुप्त रूप से आग सुलगा रहे थे। वह चाल दरअसल एक दीर्घकालिक निवेश थी। इतिहासकार कहते हैं कि किसी भी शासन को गिराना आसान होता है अगर उसके खिलाफ जनता खड़ी हो जाए, लेकिन जनता को कौन खड़ा करेगा? जनता को नेतृत्व चाहिए, एक चेहरा चाहिए, एक उम्मीद चाहिए, और वह चेहरा चंद्रगुप्त था। इस प्रकार चाणक्य की पहली खतरनाक चाल यह थी कि उन्होंने अपने दुश्मन के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतरने से पहले एक ऐसा शस्त्र तैयार किया जो इंसान था, लेकिन जिसकी मानसिकता, प्रशिक्षण और दृष्टि एक सेना से भी अधिक शक्तिशाली थी। यह चाल आज हमें यह सिखाती है कि बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए हमेशा सामने की ताकत से लड़ाई नहीं लड़ी जाती, बल्कि पहले सही समय, सही साधन और सही इंसान को ढूंढकर उसे गढ़ना पड़ता है। यही कारण है कि नंद वंश के विशाल साम्राज्य के सामने एक गरीब बच्चे की ताकत धीरे धीरे बढ़ती गई और अंततः पूरी आर्यावर्त का इतिहास बदल गया। और सोचने वाली बात यह है कि अगर चाणक्य ने यह चाल न चली होती तो शायद भारत का राजनीतिक नक्शा बिल्कुल अलग होता। यह चाल खतरनाक इसलिए थी क्योंकि यह धीमी थी, गुप्त थी और सीधे सीधे दिखाई नहीं देती थी। दुश्मन को पता भी नहीं चलता था कि वह अपने भविष्य के पतन की ओर बढ़ रहा है। इस चाल की गहराई को समझना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि यह केवल राजनीति नहीं थी, यह दूरदर्शिता थी, यह मनोविज्ञान था, यह प्रबंधन था, यह भविष्य की धारा को मोड़ने का साहस था। और यही कारण है कि चाणक्य की पहली चाल को इतिहासकार आज भी सबसे गहरी और खतरनाक मानते हैं। आचार्य चाणक्य की दूसरी खतरनाक चाल उनके जीवन की उस अवस्था से जुड़ी है जब उन्होंने पहली चाल के रूप में चंद्रगुप्त को तैयार करने का बीड़ा उठाया था और उसके मन, शरीर और आत्मा को युद्ध और राजनीति की अग्नि में तपाकर लोहे की तरह कठोर बना दिया था। लेकिन केवल एक वीर योद्धा या राजा तैयार कर लेने से नंद साम्राज्य को हराया नहीं जा सकता था, क्योंकि नंद वंश के पास केवल विशाल सेना और अपार धन ही नहीं था, बल्कि उनके पास गुप्तचर व्यवस्था, डर के जरिए प्रजा पर नियंत्रण और हर छोटे बड़े राज्य के शासकों पर दबाव डालने की ताकत भी थी। ऐसे में अगर कोई सीधी टक्कर लेता तो तुरंत कुचल दिया जाता। इसलिए चाणक्य की दूसरी चाल थी गुप्तचर जाल और सूचना तंत्र खड़ा करना। अब सोचिए कि उस समय का युग आज जैसा आधुनिक तकनीक वाला नहीं था, न टेलीफोन, न इंटरनेट, न खुफिया कैमरे। फिर भी चाणक्य ने ऐसी चाल चली कि नंदवंश के राजमहल में क्या चल रहा है, किस मंत्री की नीयत कैसी है, किस सैनिक की निष्ठा कितनी है, किस प्रांत में जनता विद्रोह के लिए तैयार है, किस इलाके में कर वसूली से लोग त्रस्त हैं। इन सब बातों की जानकारी उन्हें उतनी ही आसानी से मिल जाती थी जितनी आज किसी शक्तिशाली देश की खुफिया एजेंसी को मिलती है। चाणक्य ने सबसे पहले यह समझ लिया था कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं जीते जाते, बल्कि जानकारी से जीते जाते हैं, क्योंकि जिसे पहले पता होता है कि दुश्मन कब और कहां हमला करेगा, वही बाजी पलट देता है। इसी सोच के तहत उन्होंने भारत के कोने कोने में अपने गुप्तचर बिठा दिए। ये गुप्तचर साधारण व्यापारी भी होते, साधारण किसान भी, साधु संत भी, यहां तक कि स्त्रियां भी, क्योंकि चाणक्य मानते थे कि हर वर्ग के लोग गुप्तचर बन सकते हैं अगर उन्हें सही दिशा और उद्देश्य दिया जाए। उन्होंने अपने गुप्तचर नेटवर्क को इतना मजबूत किया कि नंदवंश का कोई भी निर्णय गुप्त नहीं रह पाता था, बल्कि कभी कभी तो ऐसा होता था कि नंद शासक के निर्णय लेने से पहले ही चाणक्य को अंदाजा हो जाता था कि उसका अगला कदम क्या होगा। अब सोचिए, यह कितनी खतरनाक चाल थी। एक तरफ नंद सोचते थे कि वे सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं और कोई उनकी शक्ति को चुनौती नहीं दे सकता। दूसरी तरफ चाणक्य पर्दे के पीछे से उनके हर रहस्य को जान रहे थे, और यह जानकारी उन्हें सीधी टक्कर लेने से पहले धीरे धीरे नंदवंश की जड़ों को खोखला करने में मदद कर रही थी। उन्होंने गुप्तचरों को यह भी सिखाया कि केवल सूचना लाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कभी कभी गलत सूचना पहुंचाना भी जरूरी होता है, ताकि दुश्मन गलत निर्णय ले और स्वयं अपनी हार की ओर बढ़े। उदाहरण के तौर पर, जब नंद सेना को किसी सीमा पर विद्रोह की झूठी खबर मिलती थी,
तो वे अपनी सेना वहां भेज देते और असली मोर्चा खाली हो जाता था, जिससे चाणक्य और चंद्रगुप्त आसानी से अपनी चाल चल देते। इस चाल की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि यह दिखाई नहीं देती थी। दुश्मन को लगता था कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, लेकिन वास्तव में वह चाणक्य की बिछाई हुई बिसात पर ही चल रहा होता था। अब जरा गहराई से समझें कि यह चाल आज हमें क्या सिखाती है। आज के जीवन में भी जो व्यक्ति जानकारी जुटाने और दूसरों की मानसिकता समझने में माहिर होता है, वही जीतता है। चाहे वह व्यापार हो, राजनीति हो या व्यक्तिगत जीवन। जो पहले से स्थिति का अंदाजा लगा लेता है, उसकी हारना लगभग असंभव हो जाता है। यही काम चाणक्य ने उस समय किया था। वे हर गुप्तचर को इस तरह प्रशिक्षित करते थे कि वह केवल सूचना देने वाला न रहे, बल्कि जनता के बीच जाकर उनका विश्वास भी जीते, ताकि जब विद्रोह का समय आए तो जनता सहज ही चंद्रगुप्त का साथ दे। यह चाल खतरनाक इसलिए थी क्योंकि यह सीधा युद्ध नहीं था, यह मनोविज्ञान का युद्ध था। यहां हथियारों की जगह शब्द, भावनाएं और सूचनाएं काम करती थीं। चाणक्य ने अपने गुप्तचर नेटवर्क को धर्म, जाति, वर्ग, लिंग से ऊपर उठाकर एक ऐसा तंत्र बनाया जिसमें हर कोई राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए योगदान देता था। यह उस समय की क्रांतिकारी सोच थी, क्योंकि आमतौर पर युद्ध केवल सैनिक लड़ते थे, लेकिन चाणक्य ने युद्ध में हर नागरिक को भागीदार बना दिया, और यही उनकी चाल की सबसे बड़ी ताकत थी। धीरे धीरे नंद साम्राज्य की स्थिति ऐसी हो गई कि उनकी शक्ति सतही तौर पर तो बहुत बड़ी थी, लेकिन भीतर से वे खोखले हो चुके थे। मंत्री आपस में लड़ रहे थे, जनता असंतुष्ट थी, सैनिकों का मनोबल गिर चुका था, और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि चाणक्य ने सूचना और गुप्तचर की शक्ति को हथियार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। यही कारण है कि इतिहासकार कहते हैं, अगर पहली चाल थी राजा तैयार करना, तो दूसरी चाल थी राजा के लिए सही समय और अवसर तैयार करना। और यह तभी संभव था जब हर एक जानकारी आपके पास हो और दुश्मन आपके हर कदम को अंधेरे में उठाए। यही वजह है कि चाणक्य की दूसरी चाल को इतिहास में उतना ही खतरनाक और गहरा माना जाता है जितना पहली को। बल्कि कई लोग तो कहते हैं कि अगर यह गुप्तचर नेटवर्क न होता तो चंद्रगुप्त का सम्राट बनना लगभग असंभव था, क्योंकि केवल बल से साम्राज्य टूटते नहीं, जानकारी से टूटते हैं, और चाणक्य यह बात हजारों साल पहले समझ गए थे। आचार्य चाणक्य की तीसरी खतरनाक चाल उनकी अद्वितीय दूरदर्शिता और मनोविज्ञान की गहरी समझ का परिणाम थी। पहली चाल में उन्होंने चंद्रगुप्त को तैयार किया, दूसरी चाल में उन्होंने गुप्तचर जाल फैलाया। लेकिन किसी भी क्रांति को सफल बनाने के लिए सबसे आवश्यक होता है जनता का समर्थन, क्योंकि केवल एक राजा और गुप्तचर मिलकर किसी बड़े साम्राज्य को गिरा नहीं सकते, जब तक कि प्रजा खुद अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़ी न हो जाए। और यहीं चाणक्य ने तीसरी चाल चली, जनता के मन में विद्रोह की चिंगारी जलाना। अब सोचिए, उस समय नंद साम्राज्य की जनता कैसी स्थिति में थी। किसानों पर अत्यधिक कर लगाए जाते थे, व्यापारियों से जबरदस्ती धन वसूला जाता था, साधारण नागरिक को न्याय पाने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती थी, जबकि महल के भीतर नंद शासक विलासिता में डूबे रहते थे। आम आदमी की आवाज न सुनी जाती थी, न उसकी पीड़ा समझी जाती थी। यही कारण था कि धीरे धीरे जनता के भीतर असंतोष पनप रहा था। लेकिन असंतोष अगर बिखरा हुआ हो तो उसका कोई असर नहीं होता, उसे एक दिशा और नेतृत्व चाहिए होता है। और चाणक्य ने यह गहराई से समझ लिया था कि अगर जनता को संगठित कर दिया जाए तो नंद साम्राज्य की जड़ें हिल जाएंगी। इसलिए उन्होंने तीसरी चाल के रूप में जनता को संगठित करने और उनके भीतर विद्रोह की भावना जगाने का कार्य शुरू किया। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय जनता भयभीत थी। वे नंद के सैनिकों से डरते थे। वे सोचते थे कि कोई भी आवाज उठाने वाला तुरंत मार दिया जाएगा या जेल में डाल दिया जाएगा। इसलिए चाणक्य ने पहले उनकी मानसिकता को बदला। उन्होंने जगह जगह घूमकर साधु का वेश धारण किया, विद्वान का रूप लिया, गुरु की तरह उपदेश दिए। और इस उपदेश में उन्होंने केवल धर्म या नीति की बातें नहीं की, बल्कि जनता को यह बताया कि अन्याय सहना भी पाप है। अगर कोई राजा प्रजा का शोषण करता है तो उसका विरोध करना ही सच्चा धर्म है। उन्होंने यह विचार आम लोगों के दिल दिमाग में बैठा दिया कि एक अन्यायी शासक केवल तभी टिक सकता है
जब जनता चुप रहे, और अगर जनता जाग जाए तो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी पल भर में ढह सकता है। धीरे धीरे उनकी बातें असर करने लगीं। किसान यह सोचने लगे कि हम क्यों अपने ही खून पसीने की कमाई को उन लोगों को दें जो हमें ही पीड़ा देते हैं। व्यापारी सोचने लगे कि क्यों हम अपनी मेहनत से कमाए धन को उस राजा को दें जो हमारे लिए न्याय नहीं करता। और सैनिक भी यह सोचने लगे कि क्यों वे उस राजा की रक्षा करें जो उन्हें केवल मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है। यहीं से जनता में असंतोष से आगे बढ़कर विद्रोह की भावना पैदा होने लगी। लेकिन चाणक्य यहीं नहीं रुके। उन्होंने जनता को यह भी भरोसा दिलाया कि जब सही समय आएगा तो उन्हें एक सच्चा नेता मिलेगा, और वह नेता चंद्रगुप्त ही होगा। इस तरह उन्होंने धीरे धीरे जनता के दिलों में चंद्रगुप्त की छवि बना दी। लेकिन ध्यान रहे कि उन्होंने यह सब गुप्त रूप से किया। सीधे जाकर यह नहीं कहा कि नंद को गिराओ और चंद्रगुप्त को राजा बनाओ, क्योंकि ऐसा करने से लोग डर जाते और नंद को भी खबर हो जाती। उन्होंने बहुत ही सावधानी से यह कार्य किया। कभी नीति शास्त्र की कहानियों में संदेश छिपाकर, कभी धर्म ग्रंथों की व्याख्या में, कभी लोक कथाओं में और कभी लोकगीतों के रूप में। इस तरह उनकी बातें लोगों की जुबान पर चढ़ गईं और बिना किसी खुले विद्रोह के जनता के भीतर नंद साम्राज्य के प्रति नफरत और चंद्रगुप्त के प्रति विश्वास बढ़ने लगा। अब सोचिए, यह चाल कितनी खतरनाक थी, क्योंकि युद्ध से पहले ही चाणक्य ने मानसिक युद्ध जीत लिया था। जब जनता मन से नंद को अस्वीकार कर चुकी थी, तो फिर उनके सिंहासन पर टिके रहने की कोई संभावना नहीं थी। यही कारण है कि जब बाद में चंद्रगुप्त ने नंद वंश के खिलाफ कदम उठाया, तो उसे जनता का साथ मिला। और जनता का साथ मिलने का मतलब है अपार शक्ति, क्योंकि एक राजा अकेले लड़ सकता है, लेकिन जब उसके साथ हजारों लाखों लोग हों तो उसकी ताकत अजेय हो जाती है। यह चाल हमें आज यह सिखाती है कि चाहे व्यापार हो, राजनीति हो या जीवन का कोई भी क्षेत्र, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ चलें, तो पहले उनके दिल और दिमाग को जीतना जरूरी है। शक्ति केवल संसाधनों से नहीं आती, बल्कि लोगों के विश्वास और समर्थन से आती है। चाणक्य की यह तीसरी चाल खतरनाक इसलिए थी क्योंकि उन्होंने एक साम्राज्य की जड़ों को ही काट दिया। एक साम्राज्य तभी तक टिकता है जब तक जनता उसे स्वीकार करती है, और जब जनता उसके खिलाफ हो जाती है तो उसका पतन निश्चित है। यही कारण है कि इतिहासकार कहते हैं कि चाणक्य की तीसरी चाल नंद साम्राज्य के खिलाफ असली निर्णायक वार थी, क्योंकि सेना, धन और महल जनता की शक्ति के आगे कुछ नहीं थे, और यह काम किसी हथियार से नहीं बल्कि केवल शब्दों और विचारों से हुआ, जो किसी भी तलवार से ज्यादा घातक होते हैं। इसलिए यह चाल आज भी सबसे खतरनाक और प्रेरणादायक मानी जाती है। आचार्य चाणक्य की चौथी खतरनाक चाल उस समय की सबसे असाधारण और अप्रत्याशित रणनीति थी, क्योंकि उन्होंने यह अच्छी तरह समझ लिया था कि केवल एक राजा को गढ़ना, गुप्तचर जाल फैलाना और जनता में विद्रोह की भावना जगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अगर नंद साम्राज्य को वास्तव में गिराना है तो उसकी सबसे बड़ी ताकत पर वार करना होगा। और नंद साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत थी उसका अपार धन और खजाना, क्योंकि धन से ही सैनिक खरीदे जाते थे, धन से ही गुप्तचर बनाए जाते थे, धन से ही राजा अपने मंत्रियों को खुश रखता था, और धन से ही विलासिता का साम्राज्य कायम था। अगर यह धन सूख जाए तो पूरे साम्राज्य की शक्ति स्वयं कमजोर हो जाएगी। इसलिए चाणक्य ने अपनी चौथी चाल के रूप में नंद साम्राज्य की आर्थिक शक्ति पर प्रहार करने का निश्चय किया। अब सवाल उठता है कि कोई एक व्यक्ति इतना विशाल आर्थिक साम्राज्य कैसे कमजोर कर सकता है। तो यहां चाणक्य की असली बुद्धिमत्ता सामने आती है। उन्होंने सबसे पहले यह समझा कि कर, टैक्स प्रणाली ही नंद साम्राज्य की रीढ़ है, क्योंकि आम जनता से लिया गया कर ही राजकोष को भरता है, और वही राजकोष सेना और प्रशासन पर खर्च होता है। तो उन्होंने जनता को गुप्त रूप से यह सिखाना शुरू किया कि कर वसूलने वाले अधिकारियों को रिश्वत दो, लेकिन असली कर न दो। उन्होंने यह भी समझाया कि अगर कर देना ही है तो उस कर को नंद वंश को न देकर गुप्त रूप से उस धन को उस आंदोलन और विद्रोह को मजबूत करने के लिए प्रयोग करो जो आने वाला है। इस तरह उन्होंने धीरे धीरे नंद वंश के खजाने की आपूर्ति को कम करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ
उन्होंने व्यापारियों और साहूकारों को भी समझाया कि वे नंद शासक के लिए धन देने के बजाय अपनी पूंजी को सुरक्षित रखें और सही समय आने पर उस धन को चंद्रगुप्त की सेना के निर्माण में लगाए। अब यह चाल इतनी खतरनाक थी कि नंद शासक को इसका पता भी नहीं चला और उनका खजाना अंदर से खाली होता चला गया। बाहर से देखने पर लगता था कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन धीरे धीरे राजकोष की हालत बिगड़ रही थी। चाणक्य यहीं नहीं रुके। उन्होंने चौथी चाल का एक और पहलू निकाला। उन्होंने नंद साम्राज्य की आर्थिक नीतियों पर जनता का विश्वास तोड़ दिया। लोग सोचने लगे कि जो राजा हमारा धन हमसे छीनकर केवल अपने विलासिता में लगाता है, उसे धन देना व्यर्थ है। इससे जनता की मानसिकता बदल गई और वे कर चुकाने से बचने लगे। यह बात सोचने योग्य है कि उस समय का समाज आज जैसा नहीं था, जहां बैंकिंग सिस्टम हो। उस समय धन का सबसे बड़ा साधन था सोना, चांदी, अनाज और पशु। अगर लोग इन्हें छिपाने लगें और कर चुकाने से बचने लगें तो राजकोष खाली हो जाता था, और यही हुआ। धीरे धीरे नंद साम्राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर होती गई। लेकिन चाणक्य ने चौथी चाल को केवल धन रोकने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने आर्थिक युद्ध, इकोनॉमिक वॉरफेयर की परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि व्यापारिक मार्गों पर चंद्रगुप्त के समर्थक व्यापारी सक्रिय रहें और नंद साम्राज्य की आपूर्ति को बाधित करें। कभी कभी अनाज की आपूर्ति रोक दी जाती, कभी आवश्यक वस्तुओं को छिपा दिया जाता, कभी व्यापारिक कार्यवाहों को गुप्त रूप से लूट लिया जाता और उसका माल विद्रोही सेना के पास भेज दिया जाता। इस तरह चाणक्य ने नंद साम्राज्य को आर्थिक रूप से घुटनों पर ला दिया। अब यह सब इतनी सावधानी से किया गया कि नंद शासक को यह समझ में ही नहीं आता था कि आखिर हो क्या रहा है। उन्हें लगता था कि शायद अकाल है, शायद प्राकृतिक आपदा है, लेकिन वास्तव में यह सब चाणक्य की बिछाई हुई चौथी चाल का हिस्सा था। यह चाल आज भी इतनी प्रेरणादायक है क्योंकि यह हमें सिखाती है कि किसी भी बड़ी शक्ति को हराने के लिए उसकी रीढ़ पर वार करना चाहिए, और किसी भी साम्राज्य की रीढ़ उसका धन और उसकी अर्थव्यवस्था होती है। अगर धन रुक जाए तो सबसे बड़ी ताकत भी धीरे धीरे बिखर जाती है, और यही चाणक्य ने किया। चौथी चाल की सबसे घातक विशेषता यह थी कि इसमें सीधे सीधे युद्ध की आवश्यकता नहीं पड़ी। तलवारें नहीं टकराईं, खून नहीं बहा, लेकिन नंद साम्राज्य के महल के भीतर बैठे लोग धीरे धीरे कमजोर और असहाय होते चले गए। मंत्री असंतुष्ट होने लगे क्योंकि उन्हें उचित धन नहीं मिल रहा था। सैनिकों का मनोबल गिरने लगा क्योंकि उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल रहा था। जनता खुलकर विद्रोह करने लगी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब राजा उनकी रक्षा नहीं कर पाएगा। और यह सब एक ही रणनीति से हुआ, आर्थिक शक्ति पर प्रहार। यही कारण है कि जब बाद में निर्णायक युद्ध हुआ तो नंद की सेना मन से पहले ही हार चुकी थी, क्योंकि धन की कमी ने उनके आत्मविश्वास को खत्म कर दिया था और चंद्रगुप्त की सेना को बढ़त मिल गई। इतिहासकार मानते हैं कि अगर यह चौथी चाल न होती तो चंद्रगुप्त को जीतने में और कई दशक लग जाते, लेकिन चाणक्य ने जिस चतुराई से नंद साम्राज्य को भीतर से खोखला किया, उसने विजय का रास्ता छोटा कर दिया। और यही इस चाल को सबसे खतरनाक बनाता है, क्योंकि कोई भी राजा खुले युद्ध में हार मान ले, यह तो समझ आता है, लेकिन अगर कोई साम्राज्य धन की कमी और जनता के विश्वास टूटने से गिर जाए तो यह कहीं अधिक अपमानजनक होता है। इसलिए चाणक्य की यह चौथी चाल इतिहास में आर्थिक युद्ध का सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है। और आज भी यह हमें यह सीख देती है कि किसी भी बड़ी शक्ति को हराने के लिए हमेशा उसकी आर्थिक नींव को लक्ष्य बनाना चाहिए, क्योंकि वही सबसे संवेदनशील बिंदु होता है। आचार्य चाणक्य की पांचवीं खतरनाक चाल उस समय की सबसे साहसी और अप्रत्याशित योजना थी, क्योंकि जब तक नंद साम्राज्य की सेना मजबूत थी और उसका मनोबल ऊंचा था, तब तक उसे हराना असंभव था। चाणक्य अच्छी तरह जानते थे कि किसी भी साम्राज्य की असली ताकत उसकी सेना होती है। अगर सेना राजा के प्रति वफादार रहे तो कोई बाहरी ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन अगर वही सेना धीरे धीरे अपने ही राजा पर से विश्वास खो दे तो साम्राज्य पलक झपकते ही ढह जाता है। इसलिए चाणक्य ने पांचवीं चाल के रूप में यह तय किया कि वे नंद साम्राज्य की सेना को बाहर से नहीं बल्कि भीतर से तोड़ेंगे
उन्होंने यह समझा कि लाखों सैनिकों को एक साथ हराना संभव नहीं है, लेकिन अगर सैनिकों के मनोबल को तोड़ दिया जाए, उनके बीच आपसी अविश्वास और असंतोष पैदा कर दिया जाए, तो वही सेना अपने राजा के लिए बोझ बन जाएगी। इस सोच के तहत उन्होंने सबसे पहले सेना की कमजोरियों का अध्ययन किया। उन्होंने गुप्तचरों के माध्यम से यह पता लगाया कि किन सैनिकों को समय पर वेतन नहीं मिलता, किन्हें लगातार युद्ध में झोंका जाता है, किन की पदोन्नति रोकी गई है, किन अधिकारियों का व्यवहार अत्याचारी है और किन सैनिकों के परिवार करों के बोझ से दबे हुए हैं। जब यह जानकारी मिली तो चाणक्य ने गुप्त रूप से सैनिकों तक यह संदेश पहुंचाना शुरू किया कि उनका राजा उनकी परवाह नहीं करता, बल्कि केवल उनका इस्तेमाल करता है। उन्होंने यह प्रचार किया कि सैनिक चाहे जितनी मेहनत करें, जीतें या हारें, महल के भीतर बैठे राजा और मंत्री ही लाभ उठाते हैं, जबकि सैनिकों और उनके परिवारों को केवल कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। धीरे धीरे यह संदेश सेना में फैलने लगा और सैनिकों के मन में संदेह और असंतोष जन्म लेने लगा। लेकिन चाणक्य यहीं नहीं रुके। उन्होंने पांचवीं चाल का सबसे खतरनाक हिस्सा यह बनाया कि वे सैनिकों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या को भड़काने लगे। उन्होंने छोटे सैनिकों को यह एहसास दिलाया कि बड़े अधिकारी उनका हक मार रहे हैं और बड़े अधिकारियों को यह महसूस कराया कि सैनिक उनके आदेश का पालन करने में ढिलाई बरत रहे हैं। इस तरह धीरे धीरे पूरी सेना में एक अदृश्य विभाजन होने लगा। अब सोचिए कि जब एक सेना भीतर से ही टूट जाए तो उसे बाहर से कोई शक्ति संभाल नहीं सकती। और यही चाणक्य की योजना थी। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि जब भी कोई छोटा विद्रोह सेना के भीतर हो तो वह तुरंत दबाया न जाए, बल्कि धीरे धीरे उसे फैलने दिया जाए ताकि और सैनिक उससे प्रेरित हों। इस दौरान उन्होंने चंद्रगुप्त की सेना को भी प्रशिक्षित किया ताकि वह किसी भी अवसर का लाभ उठा सके। पांचवीं चाल की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि नंद साम्राज्य के राजा को यह समझ ही नहीं आया कि उसकी सेना का मनोबल क्यों गिर रहा है। उसे लगता था कि शायद अकाल, धन की कमी या थकान की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन असल में यह सब चाणक्य की बिछाई हुई चाल का हिस्सा था। धीरे धीरे हालत यह हो गई कि जब नंद शासक सैनिकों को युद्ध के लिए भेजता तो वे अनिच्छा से लड़ते, मन से पहले ही हार चुके होते और कई बार तो गुप्त रूप से दुश्मन को जानकारी तक पहुंचा देते। सैनिकों की यही स्थिति नंद साम्राज्य की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई और इसका लाभ चंद्रगुप्त की सेना ने उठाया। इस चाल की गहराई यह थी कि इसमें तलवारें नहीं टकराईं, कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन सैनिकों के दिलों में ऐसा संदेह और असंतोष पैदा हो गया कि उनकी शक्ति ही उनके राजा के खिलाफ हो गई। यही कारण है कि जब निर्णायक युद्ध हुआ तो नंद की विशाल सेना भी हार गई, क्योंकि वह मन से पहले ही बिखर चुकी थी। चाणक्य की यह पांचवीं चाल हमें यह सिखाती है कि किसी भी बड़ी शक्ति को हराने के लिए केवल बाहरी प्रहार नहीं, बल्कि अंदर से उसकी एकता को तोड़ना जरूरी है। जब एकता टूट जाती है तो सबसे बड़ी ताकत भी कांच की तरह बिखर जाती है, और यही चाणक्य ने किया। उन्होंने सेना को भीतर से कमजोर कर दिया, और यह कार्य इतना गुप्त और धीमा था कि किसी को पता भी नहीं चला कि यह सब किसने किया। इसलिए इसे उनकी सबसे खतरनाक और चौंकाने वाली चालों में से एक माना जाता है। आचार्य चाणक्य की छठी चाल इतिहास में सबसे अनोखी और खतरनाक थी, क्योंकि इसमें उन्होंने किसी तलवार, किसी युद्ध, किसी सीधे सैन्य टकराव का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि यदि किसी साम्राज्य की आर्थिक नींव हिल जाए तो चाहे वह कितना भी बड़ा और शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी दीवारें खुद ब खुद ढह जाती हैं। यही वजह थी कि उन्होंने नंद साम्राज्य के खिलाफ एक आर्थिक युद्ध छेड़ दिया। दरअसल चाणक्य ने अपने गहन अध्ययन और गुप्तचरों की रिपोर्ट से यह जान लिया था कि नंद साम्राज्य जितना विशाल दिखता है, उतना ही उसकी जड़ें कमजोर थीं, क्योंकि उसका पूरा तंत्र कर संग्रह, टैक्स कलेक्शन और जनता से लूट पर आधारित था। नंद शासक अपने विलास और ऐश्वर्य में इतना डूबा हुआ था कि वह दिन रात केवल महल की सुख सुविधाओं और नृत्य गान में मग्न रहता था, जबकि आम जनता और व्यापारी वर्ग करों के बोझ से दबे जा रहे थे। चाणक्य ने समझ लिया कि यदि इसी व्यापार और कर प्रणाली को भीतर से बाधित कर दिया जाए
तो नंद साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत सूख जाएगा। इसलिए उन्होंने छठी चाल के तहत यह योजना बनाई कि गुप्त रूप से व्यापारियों और किसानों में यह प्रचार किया जाए कि नंद शासन उन्हें केवल लूट रहा है और उनके हित में कुछ नहीं कर रहा। उन्होंने अपने गुप्तचरों और सहयोगियों को गांव-गांव, नगर-नगर भेजा, जिन्होंने यह संदेश फैलाया कि कर देना बंद करो, यह राजा केवल तुम्हें गुलाम बना रहा है। अपने अनाज को छिपा लो, अपनी उपज को गुप्त रूप से बेचो और कर वसूलने वालों को कुछ मत दो। धीरे धीरे यह आंदोलन फैलने लगा और व्यापारी वर्ग ने भी इसमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया, क्योंकि वे पहले से ही शोषित थे। परिणाम यह हुआ कि नंद साम्राज्य की खजाने में आने वाली आय अचानक घटने लगी। सैनिकों की तनख्वाहें देर से मिलने लगीं और अधिकारियों के खर्च पूरे होने बंद हो गए। लेकिन चाणक्य यहीं नहीं रुके। उन्होंने छठी चाल की धार को और तेज करते हुए यह योजना बनाई कि वे नकली सिक्के बाजार में चलाएंगे, ताकि नंद शासन की मुद्रा प्रणाली ही अविश्वसनीय हो जाए। उन्होंने कुशल कारीगरों और सुनारों की मदद से ऐसे नकली सिक्के बनाए जो असली से अलग न पहचाने जा सकें, और उन्हें व्यापारियों के माध्यम से पूरे साम्राज्य में फैला दिया। अब सोचिए, जब मुद्रा ही अविश्वसनीय हो जाए तो व्यापार कैसे चलेगा? व्यापारी असली और नकली का फर्क नहीं कर पाते, और धीरे धीरे उन्होंने नंद शासन की मुद्रा पर से विश्वास खोना शुरू कर दिया। इसका सीधा असर यह हुआ कि कर संग्रह लगभग ठप्प हो गया। व्यापारी गुप्त रूप से अपना माल बेचने लगे, किसान अपनी उपज छुपाने लगे और जनता खुलेआम कर वसूलने वालों का विरोध करने लगी। इतना ही नहीं, चाणक्य ने छठी चाल में यह भी सुनिश्चित किया कि नंद साम्राज्य की सप्लाई लाइन, यानी अनाज, कपड़ा और धातु की आपूर्ति पर नियंत्रण पा लिया जाए। उन्होंने अपने अनुयायियों और चंद्रगुप्त की सेना को इस तरह तैयार किया कि वे रातों रात गोदामों और व्यापारिक कारवां पर हमला करके उनका सामान छीन लें और उसे जनता में बांट दें। इससे जनता का विश्वास चाणक्य और चंद्रगुप्त पर बढ़ता गया और वे धीरे धीरे जननायक बनते चले गए, जबकि नंद शासन के प्रति जनता का क्रोध बढ़ता गया। आर्थिक संकट का असर सीधा सैन्य शक्ति पर पड़ा, क्योंकि बिना खजाने के सैनिकों को वेतन नहीं मिला, बिना अनाज के सेना का पेट नहीं भरा और बिना संसाधनों के युद्ध की तैयारी नहीं हो सकी। यही वह बिंदु था जिसका इंतजार चाणक्य कर रहे थे। उनकी छठी चाल ने साबित कर दिया कि युद्ध केवल मैदान में नहीं जीते जाते, बल्कि दुश्मन की जेब खाली करके भी उसे हराया जा सकता है। नंद शासक को यह समझ ही नहीं आया कि उसकी आय अचानक क्यों घट रही है। उसे लगा कि शायद अकाल और व्यापार में कमी की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन असलियत यह थी कि यह सब चाणक्य की बनाई हुई अदृश्य रणनीति थी। धीरे धीरे यह आर्थिक युद्ध इतना भयानक हो गया कि नंद साम्राज्य के बड़े बड़े मंत्री और अधिकारी भी राजा पर से विश्वास खोने लगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अब राजा उनके खर्च और आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। सैनिकों का मनोबल गिर चुका था और जनता विद्रोह के लिए तैयार बैठी थी। इतिहास में यह छठी चाल इसलिए सबसे खतरनाक मानी जाती है क्योंकि इसमें कोई रक्तपात नहीं हुआ, लेकिन नंद साम्राज्य की नींव भीतर से खोखली हो गई। चाणक्य ने यह सिद्ध कर दिया कि शक्ति केवल शस्त्रों से नहीं आती, बल्कि अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण ही असली साम्राज्य की ताकत है, और यदि उसे कमजोर कर दिया जाए तो कोई भी साम्राज्य स्वयं ही गिर जाता है। इस चाल की प्रेरणा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितना भी बड़ा शत्रु सामने क्यों न हो, यदि हम उसकी सबसे कमजोर नस पहचान लें और उस पर प्रहार करें तो बिना संघर्ष किए ही जीत हमारी होगी। यही कारण है कि चाणक्य की छठी चाल को इतिहासकार आर्थिक युद्ध का सबसे प्राचीन और सफल उदाहरण मानते हैं, और यह सचमुच आज तक सबसे खतरनाक चालों में गिनी जाती है। आचार्य चाणक्य की 7वीं चाल वह अद्भुत और चौंकाने वाली रणनीति थी जिसने न केवल तत्काल युद्ध की दशा पलट दी, बल्कि आगे चलकर शासन निर्माण और सत्ता के स्थायित्व के सिद्धांत ही बदल दिए। यह चाल साधारण सैन्य चालों से बिल्कुल अलग थी। यह चाल सिस्टम हाईजैकिंग और संस्थागत कब्जे की थी, जहां चाणक्य ने समझ लिया कि किसी भी राज्य या साम्राज्य को केवल एक बड़ा विजेता नहीं चाहिए,
बल्कि उसे दीर्घकालिक रूप से स्थिर और नियंत्रित करने के लिए उसके भीतर के संस्थानों, नियमों और विधानों को अपनी समझ के अनुरूप मोड़ना होता है। इसलिए उन्होंने 7वीं चाल में नंदवंश की प्रशासनिक, न्यायिक और धार्मिक संस्थाओं में ऐसी तह तक पैठ बनाई कि जब बाहरी लड़ाई जीती भी जाएगी तो शासन का असली नियंत्रण उनके सांचे के अनुसार ही चलता रहे। इस चाल की शुरुआत चाणक्य ने छोटे छोटे चतुर कदमों से की। सबसे पहले उन्होंने पता लगाया कि किस जिले का कौन सा अधिकारी कमजोर है, किस न्यायाधीश पर रिश्वत का प्रभाव है, किस पुरोहित के वश में कितना जनमानस है और किन नगरों के व्यापारिक गुट राजा से अधिक प्रभावित हैं। इन सूचनाओं की मदद से चाणक्य ने रणनीति बनाई कि हर उस संस्था में जहां से नीतियां बनती हैं या जहां से जनता का भरोसा मिलता है, वहां समर्थक लोग रख दिए जाएं। पर यह रखना इतना आसान नहीं था। इसलिए चाणक्य ने पहले समर्थन बनाना शुरू किया। जमींदारों, व्यापारियों, पुजारियों, शिक्षकों और स्थानीय नेताओं के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाए, उनकी छोटी सी छोटी समस्याओं का समाधान किया, उनके बच्चों की शिक्षा का बैकअप दिया, उनके आर्थिक संकट में मदद दी और फिर धीरे धीरे उनका मन जीत लिया। इस तरह जब समय आया तो वही लोग चाणक्य के विचारों के लिए एक संस्थागत कवच बनकर सामने आ गए। पर केवल लोगों को जोड़ना ही काफी नहीं था। चाणक्य ने नियमों और कानूनों को भी अपनी चाल के हिसाब से मोड़ना शुरू किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि न केवल नीतियों में परिवर्तन आए, बल्कि उन नीतियों की आड़ में ऐसे ढांचे खड़े हो जाएं जो भविष्य में किसी भी विरोध को संस्थागत रूप से दबा सकें या वैधता से समाप्त कर सकें। उदाहरण के तौर पर वे अधिकार जिनके जरिए राजा अपने मंत्री बदलता था, उन्हें रचना ताकि सही लोग सही समय पर निर्णायक पद पा सकें, न्यायिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन कराना ताकि भ्रष्ट न्यायाधीशों को बेनकाब किया जा सके और वास्तव में न्याय करने वाले न्यायाधीशों को बढ़ावा मिले। यानी चाणक्य ने न केवल लोगों को जोड़ा, बल्कि प्रक्रियाओं को भी अपने अनुकूल किया। 7वीं चाल का दूसरा पहलू था धार्मिक और सांस्कृतिक संकेतों का उपयोग। चाणक्य समझते थे कि उस समय जनता की आस्था और रीति रिवाजों पर गहरी पकड़ थी। इसलिए उन्होंने धार्मिक नेताओं और मठों के साथ वैचारिक साझेदारी शुरू की। साधु संतों के माध्यम से नीतिगत संदेश फैलवाए गए जो कि सामान्य जनमानस में स्वीकार्य और प्रभावशाली थे। पर चाणक्य ने यह भी ध्यान रखा कि यह सब खुलकर धर्म का अपव्यवहार न लगे। इसलिए उन्होंने धर्म ग्रंथों के भीतर नीति शिक्षा को इस तरह पेश किया कि लोग उसे धार्मिक अनुशासन मान लें और उसे अपनाने में गर्व महसूस करें। इसी तरह उन्होंने प्रतीकों, त्योहारों और लोकगीतों में छोटे छोटे संदेश छुपाकर जनता की सोच को पूर्ण रेखा गया। यह सब इसलिए कि जब शासन बदले तो संस्कृति और आस्था के नाम पर कोई बड़ी प्रतिक्रिया न उठे और परिवर्तन स्वाभाविक लगे। साथ ही चाणक्य ने शिक्षा संस्थानों, गुरुकुलों और विद्वत केंद्रों में भी प्रभाव जमाया ताकि अगली पीढ़ियां उसी नैतिक और प्रशासनिक समझ के अनुरूप पली बढ़ें। यानी कि उन्होंने लंबे समय के लिए इंडो नेशनलाइजेशन, मानसिकता का अंदरूनीकरण का काम किया ताकि परिवर्तन सतही न रहे बल्कि जड़ में समा जाए। इस चाल का तीसरा और सबसे खतरनाक आयाम था विभाजन और फिर नियंत्रण की कला। चाणक्य जानता था कि किसी भी बड़े संगठन को यदि आप उसके अंदर विरोध पैदा कर दें तो वही संगठन बाह्य हमलों के लिए असहाय बन जाता है। इसलिए उन्होंने नंदवंश के अंदर ही विभिन्न शक्तियों के बीच सूक्ष्म मतभेदों को बड़ा किया। कुछ मंत्रियों के स्वार्थों को उभार कर उनके बीच ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा को भड़काया। कुछ सामंतों को बड़े अधिकारों का लालच देकर उन्हें राजा के करीब लाकर फिर छोटी छोटी असहमति पैदा की। इससे क्या हुआ कि नंद दरबार के भीतर निर्णय विधि धीमी हो गई, एकता टूटने लगी और चाणक्य ने बाहरी मोर्चे पर चंद्रगुप्त को यही अवसर दिलवाया। पर यह सब इतनी चालाकी से किया गया कि बाहरी लोग और जनता दोनों इसे प्राकृतिक राजनीतिक मतभेद ही समझते रहे। असल चाल यह थी कि चाणक्य ने न केवल विरोध पैदा किया बल्कि उसकी हर कड़क नब्ज पर नियंत्रण भी रखी। जब विभाजन सूखा देना हो तो उसे बढ़ा दिया और जब किसी निर्णय में एकजुटता की जरूरत हो तो उसे प्रभावित कर दिया। इससे न केवल नंद सत्ता डगमगा गई
बल्कि चाणक्य को निर्णायक समय पर इतनी सत्ता मिली कि उन्होंने शासन व्यवस्था को नियंत्रित कर लिया। इसी दौरान चाणक्य ने संसाधनों और धन के प्रवाह पर कब्जा बनाए रखा ताकि वह किसी भी संस्था को तुरंत प्रभावित कर सकें। वे जानबूझकर उस धन को केंद्रित नहीं होने देते थे जो सीधे नंद के पास जाता था, बल्कि उसे विभिन्न समर्थक संगठनों और नेताओं के माध्यम से प्रभावित कर देते ताकि नंद शासन की आर्थिक स्वायत्तता कम होती चली जाए। और क्योंकि उन्होंने प्रशासनिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक सभी धागों को समन्वित किया था, इसलिए जब अंतिम समय आया और चंद्रगुप्त को समर्थन दिया गया, तब अदृश्य रूप से बनी हुई वैधानिक, धार्मिक और सामाजिक सहमति ने क्रांति को वैधता दी। जनता और शासन तंत्र के अंदरूनी अंग दोनों ने निर्णय को स्वीकार कर लिया। और इसी प्रकार चाणक्य की 7वीं चाल ने दिखाया कि यदि आप संस्थाओं को समझ लें और उन्हें कठोर व्यवस्थित तरीके से मोड़ दें, तो सत्ता का परिवर्तन सहज, स्थायी और नियंत्रित तरीके से हुआ जा सकता है। यह चाल केवल सत्ता हासिल करने की कला नहीं थी, बल्कि सत्ता बनाए रखने की कला भी थी। चाणक्य ने यह सुनिश्चित किया कि चंद्रगुप्त के आने के बाद शासन संबंधी नियम, कर प्रणाली, प्रशासनिक पदों की संरचना और न्यायिक प्रक्रियाएं ऐसी हों कि असंतुलन पैदा करने वाले तत्व स्वतः खत्म हो जाए, या फिर जिन लोगों ने परिवर्तन में योगदान दिया था उन्हें वैध अधिकार मिल जाए, ताकि वे न केवल संतुष्ट हों बल्कि शासन की मजबूती में हाथ बटाए। इसके अलावा चाणक्य ने 7वीं चाल में सक्सेशन प्लानिंग यानी उत्तराधिकार की नीति पर भी ध्यान दिया। उन्होंने राजा के निकटस्थ परिजनों और संभावित प्रतिद्वंद्वियों के हितों को समझा, उन्हें सत्ता का हिस्सा बनाकर उनकी आकांक्षाओं को नियंत्रित किया ताकि भविष्य में सत्ता संघर्ष का मार्ग कठिन हो, अर्थात केवल विजय के बाद की नहीं बल्कि अगली पीढ़ी की शांति और स्थायित्व का भी ध्यान रखा गया। इस चाल की सूक्ष्मता यह थी कि सब कुछ पारदर्शी तो दिखता ही था, पर असल में अंदर से पूरी प्रणाली संशोधित हो चुकी थी। नंद के जिन शस्त्रों से वह सुरक्षित रहते थे, वही शस्त्र अब उनके खिलाफ काम करने लगे। और जब यह सब हुआ तो परिणाम भयानक था। नंद वंश ने केवल बाहरी दबाव से नहीं बल्कि अपने ही बनाए हुए संस्थानों और नियमों के कारण स्वयं ही अपनी औकात खो दी। यह चाणक्य की सबसे खतरनाक चाल इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें न तो थूक खून की सीधी टकराहट जरूरी थी, न ही कोई बड़ी सैन्य चाल का भव्य प्रदर्शन। यह चाल धीरे धीरे, व्यवस्थित रूप से और सोच समझकर एक पूरे शासन की आत्मा को मोड़कर उस पर अपना अधिकार जमा लेती है। यह चाल आज के समय में भी प्रासंगिक है। चाहे आप एक व्यापार संगठन बदलना चाहें, एक राजनीतिक दल में प्रभाव बनाना चाहते हों या किसी समाज में दीर्घकालिक परिवर्तन लाना चाहें, मूल तत्व वही हैं। संस्थानों को समझो, नियमों को पढ़ो, संस्कृति और विश्वास को अपनाओ और फिर भीतर से प्रणाली को बदलो। इसीलिए चाणक्य की 7वीं चाल केवल इतिहास की एक घटना नहीं बनी, वह एक शास्त्र बन गई जिसका हर छात्र, प्रशासक और रणनीतिकार आज भी आदर के साथ अध्ययन करता है। और यदि आप इसके गूढ़ भाव को समझते हैं तो आप जानेंगे कि असली खतरनाक चाल वे नहीं होती जो तेज और शोर शराबे में चलें। असली खतरनाक चालें वे होती हैं जो चुपके से प्रणाली के भीतर जाकर उसकी धड़कन बदल दें। और यह सीख सबसे बड़ा उपहार है जो चाणक्य की 7वीं चाल हमें दे जाती है। आचार्य चाणक्य की 8वीं और आखिरी चाल वह थी जिसे इतिहासकारों ने निर्णायक संहारक रणनीति कहा है, क्योंकि यह चाल किसी एक युद्ध तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह चाणक्य के पूरे जीवन की बुद्धि, धैर्य, अनुभव और दूरदर्शिता का अंतिम सार थी। नंद साम्राज्य को भीतर से तोड़ने, उसकी सेना को कमजोर करने, उसकी अर्थव्यवस्था को खोखला करने, उसके दरबार में फूट डालने और उसकी संस्थाओं पर नियंत्रण करने के बाद अब समय आ गया था कि अंतिम प्रहार किया जाए। पर चाणक्य अच्छी तरह जानते थे कि केवल युद्ध जीतना ही काफी नहीं है, बल्कि युद्ध के बाद ऐसी स्थायी व्यवस्था बनानी होगी जो आने वाली पीढ़ियों तक इस विजय को सुरक्षित रख सके। इसलिए उनकी 8वीं चाल दोहरी थी। पहला हिस्सा था नंद वंश का अंतिम और पूर्ण विनाश, और दूसरा हिस्सा था एक नए साम्राज्य की ऐसी नींव डालना जो सदियों तक अडिग खड़ी रहे।
इस चाल के पहले चरण में चाणक्य ने चंद्रगुप्त को आदेश दिया कि अब निर्णायक युद्ध का समय आ गया है, लेकिन युद्ध केवल तलवारों से नहीं बल्कि रणनीति और मनोबल से जीता जाएगा। उन्होंने पहले से तैयार की गई कमजोरियों का लाभ उठाया। नंद की सेना पहले ही असंतुष्ट थी, उसकी आर्थिक आपूर्ति टूट चुकी थी और जनता का भरोसा भी शासन से उठ चुका था। इसलिए चाणक्य ने युद्धभूमि में उतरने से पहले ही यह सुनिश्चित कर लिया कि नंद की सेना का आधा हिस्सा मन से हार चुका हो। गुप्तचरों और संदेशवाहकों के माध्यम से यह खबर फैलाई गई कि चंद्रगुप्त की सेना अजेय है, देवताओं का आशीर्वाद उसके साथ है और जो सैनिक नंद की ओर से लड़ेंगे वे व्यर्थ मृत्यु पाएंगे, जबकि जो पक्ष बदल देंगे वे भविष्य के साम्राज्य में सम्मान और इनाम पाएंगे। इस अफवाह ने नंद की विशाल सेना को भीतर से जर्जर कर दिया। जब अंतिम युद्ध की घोषणा हुई तो बाहर से देखने वाले को यह लगता था कि नंद की सेना बहुत बड़ी है और चंद्रगुप्त की सेना छोटी, लेकिन वास्तविकता यह थी कि नंद की सेना का आधा मनोबल पहले ही टूट चुका था। युद्ध शुरू हुआ। चाणक्य ने इसे चरणों में बांटा। पहले चरण में उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ियों में सैनिक भेजकर नंद सेना को थका दिया। दूसरे चरण में अचानक रात को हमला कर दिया, जिससे दुश्मन नींद से ही उठा और तैयार न हो सका। तीसरे चरण में नंद सेना के प्रमुख घोड़े और हाथियों को भयभीत करने के लिए आग और आवाज का प्रयोग किया गया, ताकि उनके अपने युद्ध के पशु ही नियंत्रण से बाहर हो जाए। और अंततः चौथे चरण में चंद्रगुप्त स्वयं मुख्य सेना लेकर उतरे और निर्णायक टकराव हुआ। यह टकराव भले ही छोटा था, लेकिन उसका असर इतना गहरा था कि नंद राजा भागने पर मजबूर हो गया। और वहीं चाणक्य की 8वीं चाल का सबसे कठोर और खतरनाक हिस्सा सामने आया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि नंद वंश को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए, ताकि भविष्य में कोई अवशेष या शेष सदस्य विद्रोह कर पुनः शक्ति न जुटा सके। नंद राजा को बंदी बनाया गया और इतिहास के अनुसार चाणक्य ने उसे ऐसी सजा दी कि उसका नाम ही भय और घृणा का पर्याय बन गया। कुछ इतिहास कहते हैं कि उसे निर्वासित किया गया, कुछ कहते हैं कि उसका वध किया गया, परंतु सच्चाई यह थी कि चाणक्य ने यह सुनिश्चित किया कि नंद वंश का राजनीतिक अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाए। यही कारण था कि मौर्य वंश की स्थापना इतनी तेजी और स्थायित्व के साथ हो सकी। पर चाणक्य की चाल यहां खत्म नहीं होती। असली खतरनाक हिस्सा था उसका दूसरा चरण, यानी कि नए साम्राज्य की ऐसी व्यवस्था बनाना जो आने वाले समय में किसी भी प्रकार के विघटन या षड्यंत्र को रोक सके। उन्होंने चंद्रगुप्त को केवल एक राजा नहीं बनाया, बल्कि उसे एक आदर्श सम्राट के रूप में प्रशिक्षित किया। उसे सिखाया कि सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना है, जनता के हित को सर्वोपरि रखना है, न्याय और अनुशासन को बनाए रखना है, और सबसे महत्वपूर्ण, साम्राज्य को केवल तलवार के बल पर नहीं बल्कि नीति और व्यवस्था के बल पर चलाना है। इसके लिए चाणक्य ने अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र की रचना की, जिसमें उन्होंने शासन, कर, अर्थव्यवस्था, युद्ध नीति, कूटनीति और समाज की हर छोटी बड़ी बात का उल्लेख किया, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी मार्गदर्शन मिलता रहे। उन्होंने प्रशासनिक ढांचे को पुनर्गठित किया, कर प्रणाली को सरल और न्यायपूर्ण बनाया, जनता का भरोसा जीता और सबसे बड़ा काम किया, शिक्षा और संस्कृति को संरक्षण दिया, ताकि लोग केवल युद्ध और राजनीति से न जिए बल्कि एक सशक्त समाज बने। इस प्रकार 8वीं चाल केवल नंदवंश की हार नहीं थी, बल्कि यह एक नए युग की शुरुआत थी। चाणक्य ने यह सुनिश्चित कर दिया कि आर्यावर्त की भूमि पर पहली बार एक ऐसा शक्तिशाली, एकजुट और सुव्यवस्थित साम्राज्य खड़ा हो जो ग्रीक आक्रमणों से भी टक्कर ले सके और आंतरिक विद्रोहों को भी रोक सके। और इस तरह उनकी आखिरी चाल इतिहास की सबसे खतरनाक चाल बन गई, क्योंकि इसमें केवल दुश्मन का संहार नहीं था, बल्कि भविष्य को अपने विचारों के अनुसार ढालना था। यही वजह है कि इतिहासकार कहते हैं, यदि चाणक्य की यह 8वीं चाल न होती तो शायद आज भारत का इतिहास वैसा न होता जैसा हम जानते हैं। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में जब भी राजनीति, कूटनीति और रणनीति की बात आती है तो एक ही नाम सबसे पहले चमकता है, आचार्य चाणक्य। एक ऐसा महामनीषी
जिसने न केवल चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान सम्राट को गद्दी पर बैठाया, बल्कि पूरी आर्यावर्त की किस्मत बदल दी। चाणक्य के पास इतनी गहरी बुद्धि और तीक्ष्ण रणनीति थी कि उनके शत्रु उनकी चालों को समझ भी नहीं पाते थे और उसी समय तक सब कुछ उनके हाथ से निकल चुका होता था। आज हम आपको बताने वाले हैं चाणक्य की 8 सबसे खतरनाक चालें, जिनमें से आखिरी चाल इतनी भयानक थी कि बड़े बड़े साम्राज्य हिल गए थे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हर चाल आपको जीवन में समझ और शक्ति देने वाली है, और आखिरी चाल तो आपके सोचने का तरीका ही बदल देगी। आचार्य चाणक्य की पहली और सबसे खतरनाक चाल उनके जीवन की उस घटना से शुरू होती है जब उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि नंद वंश का अंत करना ही है और आर्यावर्त को एक सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता है। इतिहास हमें बताता है कि उस समय नंद वंश का साम्राज्य अत्यंत शक्तिशाली था। उनकी सेना लाखों में थी, खजाना अपार था और राजमहल सोने चांदी से जगमगा रहा था। लेकिन इस बाहरी चमक दमक के पीछे अत्याचार, भ्रष्टाचार और अन्याय का अंधेरा छिपा हुआ था। आम जनता पीड़ित थी, किसान रो रहे थे, छोटे छोटे राज्यों और ग्रामों को नंद शासक लूटते थे, प्रजा की आवाज को दबा दिया जाता था और राजा घमंड में अंधा होकर केवल विलासिता और मदिरा में डूबा रहता था। ऐसे समय में चाणक्य का यह समझना कि सिर्फ उपदेश, केवल ज्ञान या केवल नैतिक बातें इस अत्याचारी शासन को नहीं गिरा सकतीं, बल्कि इसके लिए एक सुनियोजित चाल की जरूरत है। यही उनकी पहली रणनीति का बीज था। चाणक्य जानते थे कि नंद वंश को सीधे युद्ध में चुनौती देना असंभव है, क्योंकि उनकी शक्ति बहुत विशाल है। इसलिए उन्होंने वह चाल चली जो इतिहास में सबसे चौंकाने वाली है। उन्होंने उस बच्चे को खोजा जो देखने में सामान्य था, जिसकी पृष्ठभूमि साधारण थी, लेकिन जिसकी आंखों में राजसत्ता का तेज था, और वह बच्चा था चंद्रगुप्त। चाणक्य की पहली चाल यही थी कि उन्होंने दुश्मन को हराने के लिए कोई सैनिक या कोई बड़ा राजा नहीं चुना, बल्कि एक अनजान, गुमनाम, गरीब परिवार का बच्चा चुन लिया। यह सोचने वाली बात है कि एक महान दार्शनिक, एक राजनयिक, एक राजनीतिज्ञ जिसके पास उस समय बहुत से राजा और राजकुमार संपर्क में रहे होंगे, उसने आखिर क्यों एक गरीब परिवार के बच्चे को अपना मोहरा बनाया? यहां उनकी चाल छुपी हुई थी। उन्होंने यह समझ लिया था कि जो व्यक्ति गरीब से अमीर बनता है, वह भूख का दर्द जानता है, वह परिश्रम का मूल्य जानता है, वह अवसर का महत्व समझता है और उसमें साहस भरपूर होता है। जबकि राजमहलों में पले बढ़े राजकुमार आराम तलब होते हैं, उनमें क्रांति की ज्वाला नहीं होती। इसलिए चाणक्य ने पहला कदम यह उठाया कि चंद्रगुप्त को शिक्षा, प्रशिक्षण और रणनीति से इतना सक्षम बना दिया कि वह भविष्य का सम्राट बन सके। लेकिन यह काम केवल शिक्षा देने का नहीं था, यह काम गहरी राजनीति से जुड़ा हुआ था, क्योंकि चाणक्य ने यह गुप्त रखा कि वह किस बच्चे को गढ़ रहे हैं। उन्होंने चंद्रगुप्त को जंगलों में ले जाकर सैन्य कला सिखाई, उसे युद्ध की रणनीति बताई, उसे गुप्तचर विद्या का ज्ञान दिया, उसे यह समझाया कि दुश्मन से सीधी लड़ाई लड़ना हमेशा समाधान नहीं होता, बल्कि कभी कभी दुश्मन की कमजोरी ढूंढकर उसकी जड़ पर प्रहार करना ही सही चाल होती है। यह सोचिए कि एक ऐसा बच्चा जो कभी सामान्य नागरिक की तरह जीता था, अचानक उसे यह बताया जाए कि उसका भाग्य उसे सम्राट बनाने वाला है। उसके भीतर कैसी आग जागृत होगी? यही आग चाणक्य जगाना चाहते थे, और उन्होंने यह काम पूरी गोपनीयता में किया। अगर नंद को यह पता चल जाता कि कोई गुप्त रूप से नया राजा तैयार हो रहा है, तो वे तुरंत उसका अंत कर देते। इसलिए चाणक्य की पहली चाल केवल चंद्रगुप्त को ढूंढने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसे बचाने, छिपाने और गढ़ने की योजना भी थी। उन्होंने चंद्रगुप्त को शेर की तरह पाला, उसकी मानसिकता को ऐसा बनाया कि वह असफलताओं से टूटे नहीं, बल्कि हर असफलता को अगले युद्ध का अनुभव समझे। यही कारण था कि जब पहली बार चंद्रगुप्त ने नंद वंश पर आक्रमण किया और असफल हुआ, तो भी वह टूटा नहीं, क्योंकि चाणक्य की चाल ने उसके भीतर यह विश्वास भर दिया था कि असफलता केवल सीख है, अंत नहीं। इस चाल का सबसे खतरनाक पहलू यह था कि चाणक्य ने नंद वंश को यह एहसास तक नहीं होने दिया कि उनकी जड़ें पहले ही खोदी जा रही हैं। वह सतह पर शांत दिखाई देते थे, लेकिन गुप्त रूप से आग सुलगा रहे थे। वह चाल दरअसल एक दीर्घकालिक निवेश थी।
इतिहासकार कहते हैं कि किसी भी शासन को गिराना आसान होता है अगर उसके खिलाफ जनता खड़ी हो जाए, लेकिन जनता को कौन खड़ा करेगा? जनता को नेतृत्व चाहिए, एक चेहरा चाहिए, एक उम्मीद चाहिए, और वह चेहरा चंद्रगुप्त था। इस प्रकार चाणक्य की पहली खतरनाक चाल यह थी कि उन्होंने अपने दुश्मन के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतरने से पहले एक ऐसा शस्त्र तैयार किया जो इंसान था, लेकिन जिसकी मानसिकता, प्रशिक्षण और दृष्टि एक सेना से भी अधिक शक्तिशाली थी। यह चाल आज हमें यह सिखाती है कि बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए हमेशा सामने की ताकत से लड़ाई नहीं लड़ी जाती, बल्कि पहले सही समय, सही साधन और सही इंसान को ढूंढकर उसे गढ़ना पड़ता है। यही कारण है कि नंद वंश के विशाल साम्राज्य के सामने एक गरीब बच्चे की ताकत धीरे धीरे बढ़ती गई और अंततः पूरी आर्यावर्त का इतिहास बदल गया। और सोचने वाली बात यह है कि अगर चाणक्य ने यह चाल न चली होती तो शायद भारत का राजनीतिक नक्शा बिल्कुल अलग होता। यह चाल खतरनाक इसलिए थी क्योंकि यह धीमी थी, गुप्त थी और सीधे सीधे दिखाई नहीं देती थी। दुश्मन को पता भी नहीं चलता था कि वह अपने भविष्य के पतन की ओर बढ़ रहा है। इस चाल की गहराई को समझना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि यह केवल राजनीति नहीं थी, यह दूरदर्शिता थी, यह मनोविज्ञान था, यह प्रबंधन था, यह भविष्य की धारा को मोड़ने का साहस था। और यही कारण है कि चाणक्य की पहली चाल को इतिहासकार आज भी सबसे गहरी और खतरनाक मानते हैं। आचार्य चाणक्य की दूसरी खतरनाक चाल उनके जीवन की उस अवस्था से जुड़ी है जब उन्होंने पहली चाल के रूप में चंद्रगुप्त को तैयार करने का बीड़ा उठाया था और उसके मन, शरीर और आत्मा को युद्ध और राजनीति की अग्नि में तपाकर लोहे की तरह कठोर बना दिया था। लेकिन केवल एक वीर योद्धा या राजा तैयार कर लेने से नंद साम्राज्य को हराया नहीं जा सकता था, क्योंकि नंद वंश के पास केवल विशाल सेना और अपार धन ही नहीं था, बल्कि उनके पास गुप्तचर व्यवस्था, डर के जरिए प्रजा पर नियंत्रण और हर छोटे बड़े राज्य के शासकों पर दबाव डालने की ताकत भी थी। ऐसे में अगर कोई सीधी टक्कर लेता तो तुरंत कुचल दिया जाता। इसलिए चाणक्य की दूसरी चाल थी गुप्तचर जाल और सूचना तंत्र खड़ा करना। अब सोचिए कि उस समय का युग आज जैसा आधुनिक तकनीक वाला नहीं था, न टेलीफोन, न इंटरनेट, न खुफिया कैमरे। फिर भी चाणक्य ने ऐसी चाल चली कि नंदवंश के राजमहल में क्या चल रहा है, किस मंत्री की नीयत कैसी है, किस सैनिक की निष्ठा कितनी है, किस प्रांत में जनता विद्रोह के लिए तैयार है, किस इलाके में कर वसूली से लोग त्रस्त हैं। इन सब बातों की जानकारी उन्हें उतनी ही आसानी से मिल जाती थी जितनी आज किसी शक्तिशाली देश की खुफिया एजेंसी को मिलती है। चाणक्य ने सबसे पहले यह समझ लिया था कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं जीते जाते, बल्कि जानकारी से जीते जाते हैं, क्योंकि जिसे पहले पता होता है कि दुश्मन कब और कहां हमला करेगा, वही बाजी पलट देता है। इसी सोच के तहत उन्होंने भारत के कोने कोने में अपने गुप्तचर बिठा दिए। ये गुप्तचर साधारण व्यापारी भी होते, साधारण किसान भी, साधु संत भी, यहां तक कि स्त्रियां भी, क्योंकि चाणक्य मानते थे कि हर वर्ग के लोग गुप्तचर बन सकते हैं अगर उन्हें सही दिशा और उद्देश्य दिया जाए। उन्होंने अपने गुप्तचर नेटवर्क को इतना मजबूत किया कि नंद वंश का कोई भी निर्णय गुप्त नहीं रह पाता था, बल्कि कभी कभी तो ऐसा होता था कि नंद शासक के निर्णय लेने से पहले ही चाणक्य को अंदाजा हो जाता था कि उसका अगला कदम क्या होगा। अब सोचिए, यह कितनी खतरनाक चाल थी। एक तरफ नंद सोचते थे कि वे सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं और कोई उनकी शक्ति को चुनौती नहीं दे सकता। दूसरी तरफ चाणक्य पर्दे के पीछे से उनके हर रहस्य को जान रहे थे, और यह जानकारी उन्हें सीधी टक्कर लेने से पहले धीरे धीरे नंद वंश की जड़ों को खोखला करने में मदद कर रही थी। उन्होंने गुप्तचरों को यह भी सिखाया कि केवल सूचना लाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कभी कभी गलत सूचना पहुंचाना भी जरूरी होता है, ताकि दुश्मन गलत निर्णय ले और स्वयं अपनी हार की ओर बढ़े। उदाहरण के तौर पर, जब नंद सेना को किसी सीमा पर विद्रोह की झूठी खबर मिलती थी, तो वे अपनी सेना वहां भेज देते और असली मोर्चा खाली हो जाता था, जिससे चाणक्य और चंद्रगुप्त आसानी से अपनी चाल चल देते। इस चाल की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि यह दिखाई नहीं देती थी।
दुश्मन को लगता था कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, लेकिन वास्तव में वह चाणक्य की बिछाई हुई बिसात पर ही चल रहा होता था। अब जरा गहराई से समझें कि यह चाल आज हमें क्या सिखाती है। आज के जीवन में भी जो व्यक्ति जानकारी जुटाने और दूसरों की मानसिकता समझने में माहिर होता है, वही जीतता है। चाहे वह व्यापार हो, राजनीति हो या व्यक्तिगत जीवन। जो पहले से स्थिति का अंदाजा लगा लेता है, उसकी हारना लगभग असंभव हो जाता है। यही काम चाणक्य ने उस समय किया था। वे हर गुप्तचर को इस तरह प्रशिक्षित करते थे कि वह केवल सूचना देने वाला न रहे, बल्कि जनता के बीच जाकर उनका विश्वास भी जीते, ताकि जब विद्रोह का समय आए तो जनता सहज ही चंद्रगुप्त का साथ दे। यह चाल खतरनाक इसलिए थी क्योंकि यह सीधा युद्ध नहीं था, यह मनोविज्ञान का युद्ध था। यहां हथियारों की जगह शब्द, भावनाएं और सूचनाएं काम करती थीं। चाणक्य ने अपने गुप्तचर नेटवर्क को धर्म, जाति, वर्ग, लिंग से ऊपर उठाकर एक ऐसा तंत्र बनाया जिसमें हर कोई राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए योगदान देता था। यह उस समय की क्रांतिकारी सोच थी, क्योंकि आमतौर पर युद्ध केवल सैनिक लड़ते थे, लेकिन चाणक्य ने युद्ध में हर नागरिक को भागीदार बना दिया, और यही उनकी चाल की सबसे बड़ी ताकत थी। धीरे धीरे नंद साम्राज्य की स्थिति ऐसी हो गई कि उनकी शक्ति सतही तौर पर तो बहुत बड़ी थी, लेकिन भीतर से वे खोखले हो चुके थे। मंत्री आपस में लड़ रहे थे, जनता असंतुष्ट थी, सैनिकों का मनोबल गिर चुका था, और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि चाणक्य ने सूचना और गुप्तचर की शक्ति को हथियार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। यही कारण है कि इतिहासकार कहते हैं, अगर पहली चाल थी राजा तैयार करना, तो दूसरी चाल थी राजा के लिए सही समय और अवसर तैयार करना। और यह तभी संभव था जब हर एक जानकारी आपके पास हो और दुश्मन आपके हर कदम को अंधेरे में उठाए। यही वजह है कि चाणक्य की दूसरी चाल को इतिहास में उतना ही खतरनाक और गहरा माना जाता है जितना पहली को। बल्कि कई लोग तो कहते हैं कि अगर यह गुप्तचर नेटवर्क न होता तो चंद्रगुप्त का सम्राट बनना लगभग असंभव था, क्योंकि केवल बल से साम्राज्य टूटते नहीं, जानकारी से टूटते हैं, और चाणक्य यह बात हजारों साल पहले समझ गए थे। आचार्य चाणक्य की तीसरी खतरनाक चाल उनकी अद्वितीय दूरदर्शिता और मनोविज्ञान की गहरी समझ का परिणाम थी। पहली चाल में उन्होंने चंद्रगुप्त को तैयार किया, दूसरी चाल में उन्होंने गुप्तचर जाल फैलाया। लेकिन किसी भी क्रांति को सफल बनाने के लिए सबसे आवश्यक होता है जनता का समर्थन, क्योंकि केवल एक राजा और गुप्तचर मिलकर किसी बड़े साम्राज्य को गिरा नहीं सकते, जब तक कि प्रजा खुद अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़ी न हो जाए। और यहीं चाणक्य ने तीसरी चाल चली, जनता के मन में विद्रोह की चिंगारी जलाना। अब सोचिए, उस समय नंद साम्राज्य की जनता कैसी स्थिति में थी। किसानों पर अत्यधिक कर लगाए जाते थे, व्यापारियों से जबरदस्ती धन वसूला जाता था, साधारण नागरिक को न्याय पाने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती थी, जबकि महल के भीतर नंद शासक विलासिता में डूबे रहते थे। आम आदमी की आवाज न सुनी जाती थी, न उसकी पीड़ा समझी जाती थी। यही कारण था कि धीरे धीरे जनता के भीतर असंतोष पनप रहा था। लेकिन असंतोष अगर बिखरा हुआ हो तो उसका कोई असर नहीं होता, उसे एक दिशा और नेतृत्व चाहिए होता है। और चाणक्य ने यह गहराई से समझ लिया था कि अगर जनता को संगठित कर दिया जाए तो नंद साम्राज्य की जड़ें हिल जाएंगी। इसलिए उन्होंने तीसरी चाल के रूप में जनता को संगठित करने और उनके भीतर विद्रोह की भावना जगाने का कार्य शुरू किया। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय जनता भयभीत थी। वे नंद के सैनिकों से डरते थे। वे सोचते थे कि कोई भी आवाज उठाने वाला तुरंत मार दिया जाएगा या जेल में डाल दिया जाएगा। इसलिए चाणक्य ने पहले उनकी मानसिकता को बदला। उन्होंने जगह जगह घूमकर साधु का वेश धारण किया, विद्वान का रूप लिया, गुरु की तरह उपदेश दिए। और इस उपदेश में उन्होंने केवल धर्म या नीति की बातें नहीं की, बल्कि जनता को यह बताया कि अन्याय सहना भी पाप है। अगर कोई राजा प्रजा का शोषण करता है तो उसका विरोध करना ही सच्चा धर्म है। उन्होंने यह विचार आम लोगों के दिल दिमाग में बैठा दिया कि एक अन्यायी शासक केवल तभी टिक सकता है जब जनता चुप रहे, और अगर जनता जाग जाए तो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी पल भर में ढह सकता है। धीरे धीरे उनकी बातें असर करने लगीं।
किसान यह सोचने लगे कि हम क्यों अपने ही खून पसीने की कमाई को उन लोगों को दें जो हमें ही पीड़ा देते हैं। व्यापारी सोचने लगे कि क्यों हम अपनी मेहनत से कमाए धन को उस राजा को दें जो हमारे लिए न्याय नहीं करता। और सैनिक भी यह सोचने लगे कि क्यों वे उस राजा की रक्षा करें जो उन्हें केवल मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है। यहीं से जनता में असंतोष से आगे बढ़कर विद्रोह की भावना पैदा होने लगी। लेकिन चाणक्य यहीं नहीं रुके। उन्होंने जनता को यह भी भरोसा दिलाया कि जब सही समय आएगा तो उन्हें एक सच्चा नेता मिलेगा और वह नेता चंद्रगुप्त ही होगा। इस तरह उन्होंने धीरे धीरे जनता के दिलों में चंद्रगुप्त की छवि बना दी। लेकिन ध्यान रहे कि उन्होंने यह सब गुप्त रूप से किया। सीधे जाकर यह नहीं कहा कि नंद को गिराओ और चंद्रगुप्त को राजा बनाओ, क्योंकि ऐसा करने से लोग डर जाते और नंद को भी खबर हो जाती। उन्होंने बहुत ही सावधानी से यह कार्य किया, कभी नीति शास्त्र की कहानियों में संदेश छिपाकर, कभी धर्म ग्रंथों की व्याख्या में, कभी लोक कथाओं में और कभी लोकगीतों के रूप में। इस तरह उनकी बातें लोगों की जुबान पर चढ़ गईं और बिना किसी खुले विद्रोह के जनता के भीतर नंद साम्राज्य के प्रति नफरत और चंद्रगुप्त के प्रति विश्वास बढ़ने लगा। अब सोचिए, यह चाल कितनी खतरनाक थी, क्योंकि युद्ध से पहले ही चाणक्य ने मानसिक युद्ध जीत लिया था। जब जनता मन से नंद को अस्वीकार कर चुकी थी, तो फिर उनके सिंहासन पर टिके रहने की कोई संभावना नहीं थी। यही कारण है कि जब बाद में चंद्रगुप्त ने नंद वंश के खिलाफ कदम उठाया, तो उसे जनता का साथ मिला। और जनता का साथ मिलने का मतलब है अपार शक्ति, क्योंकि एक राजा अकेले लड़ सकता है, लेकिन जब उसके साथ हजारों लाखों लोग हों तो उसकी ताकत अजेय हो जाती है। यह चाल हमें आज यह सिखाती है कि चाहे व्यापार हो, राजनीति हो या जीवन का कोई भी क्षेत्र, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ चलें, तो पहले उनके दिल और दिमाग को जीतना जरूरी है। शक्ति केवल संसाधनों से नहीं आती, बल्कि लोगों के विश्वास और समर्थन से आती है। चाणक्य की यह तीसरी चाल खतरनाक इसलिए थी क्योंकि उन्होंने एक साम्राज्य की जड़ों को ही काट दिया। एक साम्राज्य तभी तक टिकता है जब तक जनता उसे स्वीकार करती है, और जब जनता उसके खिलाफ हो जाती है तो उसका पतन निश्चित है। यही कारण है कि इतिहासकार कहते हैं कि चाणक्य की तीसरी चाल नंद साम्राज्य के खिलाफ असली निर्णायक वार थी, क्योंकि सेना, धन और महल जनता की शक्ति के आगे कुछ नहीं थे। और यह काम किसी हथियार से नहीं, बल्कि केवल शब्दों और विचारों से हुआ, जो किसी भी तलवार से ज्यादा घातक होते हैं। इसलिए यह चाल आज भी सबसे खतरनाक और प्रेरणादायक मानी जाती है। आचार्य चाणक्य की चौथी खतरनाक चाल उस समय की सबसे असाधारण और अप्रत्याशित रणनीति थी, क्योंकि उन्होंने यह अच्छी तरह समझ लिया था कि केवल एक राजा को गढ़ना, गुप्तचर जाल फैलाना और जनता में विद्रोह की भावना जगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अगर नंद साम्राज्य को वास्तव में गिराना है तो उसकी सबसे बड़ी ताकत पर वार करना होगा। और नंद साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत थी उसका अपार धन और खजाना, क्योंकि धन से ही सैनिक खरीदे जाते थे, धन से ही गुप्तचर बनाए जाते थे, धन से ही राजा अपने मंत्रियों को खुश रखता था और धन से ही विलासिता का साम्राज्य कायम था। अगर यह धन सूख जाए तो पूरे साम्राज्य की शक्ति स्वयं कमजोर हो जाएगी। इसलिए चाणक्य ने अपनी चौथी चाल के रूप में नंद साम्राज्य की आर्थिक शक्ति पर प्रहार करने का निश्चय किया। अब सवाल उठता है कि कोई एक व्यक्ति इतना विशाल आर्थिक साम्राज्य कैसे कमजोर कर सकता है। तो यहां चाणक्य की असली बुद्धिमत्ता सामने आती है। उन्होंने सबसे पहले यह समझा कि कर, टैक्स प्रणाली ही नंद साम्राज्य की रीढ़ है, क्योंकि आम जनता से लिया गया कर ही राजकोष को भरता है और वही राजकोष सेना और प्रशासन पर खर्च होता है। तो उन्होंने जनता को गुप्त रूप से यह सिखाना शुरू किया कि कर वसूलने वाले अधिकारियों को रिश्वत दो, लेकिन असली कर न दो। उन्होंने यह भी समझाया कि अगर कर देना ही है तो उस कर को नंद वंश को न देकर गुप्त रूप से उस धन को उस आंदोलन और विद्रोह को मजबूत करने के लिए प्रयोग करो जो आने वाला है। इस तरह उन्होंने धीरे धीरे नंद वंश के खजाने की आपूर्ति को कम करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने व्यापारियों और साहूकारों को भी समझाया कि वे नंद शासक के लिए धन देने के बजाय अपनी पूंजी को सुरक्षित रखें और सही समय आने पर
उस धन को चंद्रगुप्त की सेना के निर्माण में लगाए। अब यह चाल इतनी खतरनाक थी कि नंद शासक को इसका पता भी नहीं चला और उनका खजाना अंदर से खाली होता चला गया। बाहर से देखने पर लगता था कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन धीरे धीरे राजकोष की हालत बिगड़ रही थी। चाणक्य यहीं नहीं रुके। उन्होंने चौथी चाल का एक और पहलू निकाला। उन्होंने नंद साम्राज्य की आर्थिक नीतियों पर जनता का विश्वास तोड़ दिया। लोग सोचने लगे कि जो राजा हमारा धन हमसे छीनकर केवल अपने विलासिता में लगाता है, उसे धन देना व्यर्थ है। इससे जनता की मानसिकता बदल गई और वे कर चुकाने से बचने लगे। यह बात सोचने योग्य है कि उस समय का समाज आज जैसा नहीं था, जहां बैंकिंग सिस्टम हो। उस समय धन का सबसे बड़ा साधन था सोना, चांदी, अनाज और पशु। अगर लोग इन्हें छिपाने लगें और कर चुकाने से बचने लगें तो राजकोष खाली हो जाता था, और यही हुआ। धीरे धीरे नंद साम्राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर होती गई। लेकिन चाणक्य ने चौथी चाल को केवल धन रोकने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने आर्थिक युद्ध, इकोनॉमिक वॉरफेयर की परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि व्यापारिक मार्गों पर चंद्रगुप्त के समर्थक व्यापारी सक्रिय रहें और नंद साम्राज्य की आपूर्ति को बाधित करें। कभी कभी अनाज की आपूर्ति रोक दी जाती, कभी आवश्यक वस्तुओं को छिपा दिया जाता, कभी व्यापारिक कार्यवाहों को गुप्त रूप से लूट लिया जाता और उसका माल विद्रोही सेना के पास भेज दिया जाता। इस तरह चाणक्य ने नंद साम्राज्य को आर्थिक रूप से घुटनों पर ला दिया। अब यह सब इतनी सावधानी से किया गया कि नंद शासक को यह समझ में ही नहीं आता था कि आखिर हो क्या रहा है। उन्हें लगता था कि शायद अकाल है, शायद प्राकृतिक आपदा है, लेकिन वास्तव में यह सब चाणक्य की बिछाई हुई चौथी चाल का हिस्सा था। यह चाल आज भी इतनी प्रेरणादायक है क्योंकि यह हमें सिखाती है कि किसी भी बड़ी शक्ति को हराने के लिए उसकी रीढ़ पर वार करना चाहिए, और किसी भी साम्राज्य की रीढ़ उसका धन और उसकी अर्थव्यवस्था होती है। अगर धन रुक जाए तो सबसे बड़ी ताकत भी धीरे धीरे बिखर जाती है, और यही चाणक्य ने किया। चौथी चाल की सबसे घातक विशेषता यह थी कि इसमें सीधे सीधे युद्ध की आवश्यकता नहीं पड़ी। तलवारें नहीं टकराईं, खून नहीं बहा, लेकिन नंद साम्राज्य के महल के भीतर बैठे लोग धीरे धीरे कमजोर और असहाय होते चले गए। मंत्री असंतुष्ट होने लगे क्योंकि उन्हें उचित धन नहीं मिल रहा था। सैनिकों का मनोबल गिरने लगा क्योंकि उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल रहा था। जनता खुलकर विद्रोह करने लगी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब राजा उनकी रक्षा नहीं कर पाएगा। और यह सब एक ही रणनीति से हुआ, आर्थिक शक्ति पर प्रहार। यही कारण है कि जब बाद में निर्णायक युद्ध हुआ तो नंद की सेना मन से पहले ही हार चुकी थी, क्योंकि धन की कमी ने उनके आत्मविश्वास को खत्म कर दिया था और चंद्रगुप्त की सेना को बढ़त मिल गई। इतिहासकार मानते हैं कि अगर यह चौथी चाल न होती तो चंद्रगुप्त को जीतने में और कई दशक लग जाते। लेकिन चाणक्य ने जिस चतुराई से नंद साम्राज्य को भीतर से खोखला किया, उसने विजय का रास्ता छोटा कर दिया। और यही इस चाल को सबसे खतरनाक बनाता है, क्योंकि कोई भी राजा खुले युद्ध में हार मान ले, यह तो समझ आता है। लेकिन अगर कोई साम्राज्य धन की कमी और जनता के विश्वास टूटने से गिर जाए तो यह कहीं अधिक अपमानजनक होता है। इसलिए चाणक्य की यह चौथी चाल इतिहास में आर्थिक युद्ध का सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है। और आज भी यह हमें यह सीख देती है कि किसी भी बड़ी शक्ति को हराने के लिए हमेशा उसकी आर्थिक नींव को लक्ष्य बनाना चाहिए, क्योंकि वही सबसे संवेदनशील बिंदु होता है। आचार्य चाणक्य की पांचवीं खतरनाक चाल उस समय की सबसे साहसी और अप्रत्याशित योजना थी, क्योंकि जब तक नंद साम्राज्य की सेना मजबूत थी और उसका मनोबल ऊंचा था, तब तक उसे हराना असंभव था। चाणक्य अच्छी तरह जानते थे कि किसी भी साम्राज्य की असली ताकत उसकी सेना होती है। अगर सेना राजा के प्रति वफादार रहे तो कोई बाहरी ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन अगर वही सेना धीरे धीरे अपने ही राजा पर से विश्वास खो दे तो साम्राज्य पलक झपकते ही ढह जाता है। इसलिए चाणक्य ने पांचवीं चाल के रूप में यह तय किया कि वे नंद साम्राज्य की सेना को बाहर से नहीं बल्कि भीतर से तोड़ेंगे। उन्होंने यह समझा कि लाखों सैनिकों को एक साथ हराना संभव नहीं है, लेकिन अगर सैनिकों के मनोबल को तोड़ दिया जाए,
उनके बीच आपसी अविश्वास और असंतोष पैदा कर दिया जाए तो वही सेना अपने राजा के लिए बोझ बन जाएगी। इस सोच के तहत उन्होंने सबसे पहले सेना की कमजोरियों का अध्ययन किया। उन्होंने गुप्तचरों के माध्यम से यह पता लगाया कि किन सैनिकों को समय पर वेतन नहीं मिलता, किन्हें लगातार युद्ध में झोंका जाता है, किन की पदोन्नति रोकी गई है, किन अधिकारियों का व्यवहार अत्याचारी है और किन सैनिकों के परिवार करों के बोझ से दबे हुए हैं। जब यह जानकारी मिली तो चाणक्य ने गुप्त रूप से सैनिकों तक यह संदेश पहुंचाना शुरू किया कि उनका राजा उनकी परवाह नहीं करता, बल्कि केवल उनका इस्तेमाल करता है। उन्होंने यह प्रचार किया कि सैनिक चाहे जितनी मेहनत करें, जीतें या हारें, महल के भीतर बैठे राजा और मंत्री ही लाभ उठाते हैं, जबकि सैनिकों और उनके परिवारों को केवल कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। धीरे धीरे यह संदेश सेना में फैलने लगा और सैनिकों के मन में संदेह और असंतोष जन्म लेने लगा। लेकिन चाणक्य यहीं नहीं रुके। उन्होंने पांचवीं चाल का सबसे खतरनाक हिस्सा यह बनाया कि वे सैनिकों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या को भड़काने लगे। उन्होंने छोटे सैनिकों को यह एहसास दिलाया कि बड़े अधिकारी उनका हक मार रहे हैं और बड़े अधिकारियों को यह महसूस कराया कि सैनिक उनके आदेश का पालन करने में ढिलाई बरत रहे हैं। इस तरह धीरे धीरे पूरी सेना में एक अदृश्य विभाजन होने लगा। अब सोचिए कि जब एक सेना भीतर से ही टूट जाए तो उसे बाहर से कोई शक्ति संभाल नहीं सकती। और यही चाणक्य की योजना थी। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि जब भी कोई छोटा विद्रोह सेना के भीतर हो तो वह तुरंत दबाया न जाए, बल्कि धीरे धीरे उसे फैलने दिया जाए ताकि और सैनिक उससे प्रेरित हों। इस दौरान उन्होंने चंद्रगुप्त की सेना को भी प्रशिक्षित किया ताकि वह किसी भी अवसर का लाभ उठा सके। पांचवीं चाल की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि नंद साम्राज्य के राजा को यह समझ ही नहीं आया कि उसकी सेना का मनोबल क्यों गिर रहा है। उसे लगता था कि शायद अकाल, धन की कमी या थकान की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन असल में यह सब चाणक्य की बिछाई हुई चाल का हिस्सा था। धीरे धीरे हालत यह हो गई कि जब नंद शासक सैनिकों को युद्ध के लिए भेजता तो वे अनिच्छा से लड़ते, मन से पहले ही हार चुके होते और कई बार तो गुप्त रूप से दुश्मन को जानकारी तक पहुंचा देते। सैनिकों की यही स्थिति नंद साम्राज्य की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई और इसका लाभ चंद्रगुप्त की सेना ने उठाया। इस चाल की गहराई यह थी कि इसमें तलवारें नहीं टकराईं, कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन सैनिकों के दिलों में ऐसा संदेह और असंतोष पैदा हो गया कि उनकी शक्ति ही उनके राजा के खिलाफ हो गई। यही कारण है कि जब निर्णायक युद्ध हुआ तो नंद की विशाल सेना भी हार गई, क्योंकि वह मन से पहले ही बिखर चुकी थी। चाणक्य की यह पांचवीं चाल हमें यह सिखाती है कि किसी भी बड़ी शक्ति को हराने के लिए केवल बाहरी प्रहार नहीं, बल्कि अंदर से उसकी एकता को तोड़ना जरूरी है। जब एकता टूट जाती है तो सबसे बड़ी ताकत भी कांच की तरह बिखर जाती है, और यही चाणक्य ने किया। उन्होंने सेना को भीतर से कमजोर कर दिया, और यह कार्य इतना गुप्त और धीमा था कि किसी को पता भी नहीं चला कि यह सब किसने किया। इसलिए इसे उनकी सबसे खतरनाक और चौंकाने वाली चालों में से एक माना जाता है। आचार्य चाणक्य की छठी चाल इतिहास में सबसे अनोखी और खतरनाक थी, क्योंकि इसमें उन्होंने किसी तलवार, किसी युद्ध, किसी सीधे सैन्य टकराव का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि यदि किसी साम्राज्य की आर्थिक नींव हिल जाए तो चाहे वह कितना भी बड़ा और शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी दीवारें खुद ब खुद ढह जाती हैं। यही वजह थी कि उन्होंने नंद साम्राज्य के खिलाफ एक आर्थिक युद्ध छेड़ दिया। दरअसल चाणक्य ने अपने गहन अध्ययन और गुप्तचरों की रिपोर्ट से यह जान लिया था कि नंद साम्राज्य जितना विशाल दिखता है, उतना ही उसकी जड़ें कमजोर थीं, क्योंकि उसका पूरा तंत्र कर संग्रह, टैक्स कलेक्शन और जनता से लूट पर आधारित था। नंद शासक अपने विलास और ऐश्वर्य में इतना डूबा हुआ था कि वह दिन रात केवल महल की सुख सुविधाओं और नृत्य गान में मग्न रहता था, जबकि आम जनता और व्यापारी वर्ग करों के बोझ से दबे जा रहे थे। चाणक्य ने समझ लिया कि यदि इसी व्यापार और कर प्रणाली को भीतर से बाधित कर दिया जाए तो नंद साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत सूख जाएगा। इसलिए उन्होंने छठी चाल के तहत यह योजना बनाई
कि गुप्त रूप से व्यापारियों और किसानों में यह प्रचार किया जाए कि नंद शासन उन्हें केवल लूट रहा है और उनके हित में कुछ नहीं कर रहा। उन्होंने अपने गुप्तचरों और सहयोगियों को गांव-गांव, नगर-नगर भेजा, जिन्होंने यह संदेश फैलाया कि कर देना बंद करो, यह राजा केवल तुम्हें गुलाम बना रहा है। अपने अनाज को छिपा लो, अपनी उपज को गुप्त रूप से बेचो और कर वसूलने वालों को कुछ मत दो। धीरे धीरे यह आंदोलन फैलने लगा और व्यापारी वर्ग ने भी इसमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया, क्योंकि वे पहले से ही शोषित थे। परिणाम यह हुआ कि नंद साम्राज्य की खजाने में आने वाली आय अचानक घटने लगी। सैनिकों की तनख्वाहें देर से मिलने लगीं और अधिकारियों के खर्च पूरे होने बंद हो गए। लेकिन चाणक्य यहीं नहीं रुके। उन्होंने छठी चाल की धार को और तेज करते हुए यह योजना बनाई कि वे नकली सिक्के बाजार में चलाएंगे, ताकि नंद शासन की मुद्रा प्रणाली ही अविश्वसनीय हो जाए। उन्होंने कुशल कारीगरों और सुनारों की मदद से ऐसे नकली सिक्के बनाए जो असली से अलग न पहचाने जा सकें, और उन्हें व्यापारियों के माध्यम से पूरे साम्राज्य में फैला दिया। अब सोचिए, जब मुद्रा ही अविश्वसनीय हो जाए तो व्यापार कैसे चलेगा? व्यापारी असली और नकली का फर्क नहीं कर पाते, और धीरे धीरे उन्होंने नंद शासन की मुद्रा पर से विश्वास खोना शुरू कर दिया। इसका सीधा असर यह हुआ कि कर संग्रह लगभग ठप्प हो गया। व्यापारी गुप्त रूप से अपना माल बेचने लगे, किसान अपनी उपज छुपाने लगे और जनता खुलेआम कर वसूलने वालों का विरोध करने लगी। इतना ही नहीं, चाणक्य ने छठी चाल में यह भी सुनिश्चित किया कि नंद साम्राज्य की सप्लाई लाइन, यानी अनाज, कपड़ा और धातु की आपूर्ति पर नियंत्रण पा लिया जाए। उन्होंने अपने अनुयायियों और चंद्रगुप्त की सेना को इस तरह तैयार किया कि वे रातों रात गोदामों और व्यापारिक कारवां पर हमला करके उनका सामान छीन लें और उसे जनता में बांट दें। इससे जनता का विश्वास चाणक्य और चंद्रगुप्त पर बढ़ता गया और वे धीरे धीरे जननायक बनते चले गए, जबकि नंद शासन के प्रति जनता का क्रोध बढ़ता गया। आर्थिक संकट का असर सीधा सैन्य शक्ति पर पड़ा, क्योंकि बिना खजाने के सैनिकों को वेतन नहीं मिला, बिना अनाज के सेना का पेट नहीं भरा और बिना संसाधनों के युद्ध की तैयारी नहीं हो सकी। यही वह बिंदु था जिसका इंतजार चाणक्य कर रहे थे। उनकी छठी चाल ने साबित कर दिया कि युद्ध केवल मैदान में नहीं जीते जाते, बल्कि दुश्मन की जेब खाली करके भी उसे हराया जा सकता है। नंद शासक को यह समझ ही नहीं आया कि उसकी आय अचानक क्यों घट रही है। उसे लगा कि शायद अकाल और व्यापार में कमी की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन असलियत यह थी कि यह सब चाणक्य की बनाई हुई अदृश्य रणनीति थी। धीरे धीरे यह आर्थिक युद्ध इतना भयानक हो गया कि नंद साम्राज्य के बड़े बड़े मंत्री और अधिकारी भी राजा पर से विश्वास खोने लगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अब राजा उनके खर्च और आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। सैनिकों का मनोबल गिर चुका था और जनता विद्रोह के लिए तैयार बैठी थी। इतिहास में यह छठी चाल इसलिए सबसे खतरनाक मानी जाती है क्योंकि इसमें कोई रक्तपात नहीं हुआ, लेकिन नंद साम्राज्य की नींव भीतर से खोखली हो गई। चाणक्य ने यह सिद्ध कर दिया कि शक्ति केवल शस्त्रों से नहीं आती, बल्कि अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण ही असली साम्राज्य की ताकत है, और यदि उसे कमजोर कर दिया जाए तो कोई भी साम्राज्य स्वयं ही गिर जाता है। इस चाल की प्रेरणा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितना भी बड़ा शत्रु सामने क्यों ना हो, यदि हम उसकी सबसे कमजोर नस पहचान लें और उस पर प्रहार करें तो बिना संघर्ष किए ही जीत हमारी होगी। यही कारण है कि चाणक्य की छठी चाल को इतिहासकार आर्थिक युद्ध का सबसे प्राचीन और सफल उदाहरण मानते हैं, और यह सचमुच आज तक सबसे खतरनाक चालों में गिनी जाती है। आचार्य चाणक्य की सातवीं चाल वह अद्भुत और चौंकाने वाली रणनीति थी जिसने न केवल तत्काल युद्ध की दशा पलट दी, बल्कि आगे चलकर शासन निर्माण और सत्ता के स्थायित्व के सिद्धांत ही बदल दिए। यह चाल साधारण सैन्य चालों से बिल्कुल अलग थी। यह चाल सिस्टम हाईजैकिंग और संस्थागत कब्जे की थी, जहां चाणक्य ने समझ लिया कि किसी भी राज्य या साम्राज्य को केवल एक बड़ा विजेता नहीं चाहिए, बल्कि उसे दीर्घकालिक रूप से स्थिर और नियंत्रित करने के लिए उसके भीतर के संस्थानों, नियमों
और विधानों को अपनी समझ के अनुरूप मोड़ना होता है। इसलिए उन्होंने 7वीं चाल में नंदवंश की प्रशासनिक, न्यायिक और धार्मिक संस्थाओं में ऐसी तह तक पैठ बनाई कि जब बाहरी लड़ाई जीती भी जाएगी तो शासन का असली नियंत्रण उनके सांचे के अनुसार ही चलता रहे। इस चाल की शुरुआत चाणक्य ने छोटे छोटे चतुर कदमों से की। सबसे पहले उन्होंने पता लगाया कि किस जिले का कौन सा अधिकारी कमजोर है, किस न्यायाधीश पर रिश्वत का प्रभाव है, किस पुरोहित के वश में कितना जनमानस है और किन नगरों के व्यापारिक गुट राजा से अधिक प्रभावित हैं। इन सूचनाओं की मदद से चाणक्य ने रणनीति बनाई कि हर उस संस्था में जहां से नीतियां बनती हैं या जहां से जनता का भरोसा मिलता है, वहां समर्थक लोग रख दिए जाएं। पर यह रखना इतना आसान नहीं था। इसलिए चाणक्य ने पहले समर्थन बनाना शुरू किया। जमींदारों, व्यापारियों, पुजारियों, शिक्षकों और स्थानीय नेताओं के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाए, उनकी छोटी सी छोटी समस्याओं का समाधान किया, उनके बच्चों की शिक्षा का बैकअप दिया, उनके आर्थिक संकट में मदद दी और फिर धीरे धीरे उनका मन जीत लिया। इस तरह जब समय आया तो वही लोग चाणक्य के विचारों के लिए एक संस्थागत कवच बनकर सामने आ गए। पर केवल लोगों को जोड़ना ही काफी नहीं था। चाणक्य ने नियमों और कानूनों को भी अपनी चाल के हिसाब से मोड़ना शुरू किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि न केवल नीतियों में परिवर्तन आए, बल्कि उन नीतियों की आड़ में ऐसे ढांचे खड़े हो जाएं जो भविष्य में किसी भी विरोध को संस्थागत रूप से दबा सकें या वैधता से समाप्त कर सकें। उदाहरण के तौर पर वे अधिकार जिनके जरिए राजा अपने मंत्री बदलता था, उन्हें रचना ताकि सही लोग सही समय पर निर्णायक पद पा सकें, न्यायिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन कराना ताकि भ्रष्ट न्यायाधीशों को बेनकाब किया जा सके और वास्तव में न्याय करने वाले न्यायाधीशों को बढ़ावा मिले। यानी चाणक्य ने न केवल लोगों को जोड़ा, बल्कि प्रक्रियाओं को भी अपने अनुकूल किया। 7वीं चाल का दूसरा पहलू था धार्मिक और सांस्कृतिक संकेतों का उपयोग। चाणक्य समझते थे कि उस समय जनता की आस्था और रीति रिवाजों पर गहरी पकड़ थी। इसलिए उन्होंने धार्मिक नेताओं और मठों के साथ वैचारिक साझेदारी शुरू की। साधु संतों के माध्यम से नीतिगत संदेश फैलवाए गए जो कि सामान्य जनमानस में स्वीकार्य और प्रभावशाली थे। पर चाणक्य ने यह भी ध्यान रखा कि यह सब खुलकर धर्म का अपव्यवहार न लगे। इसलिए उन्होंने धर्म ग्रंथों के भीतर नीति शिक्षा को इस तरह पेश किया कि लोग उसे धार्मिक अनुशासन मान लें और उसे अपनाने में गर्व महसूस करें। इसी तरह उन्होंने प्रतीकों, त्योहारों और लोकगीतों में छोटे छोटे संदेश छुपाकर जनता की सोच को पूर्ण रेखा गया। यह सब इसलिए कि जब शासन बदले तो संस्कृति और आस्था के नाम पर कोई बड़ी प्रतिक्रिया न उठे और परिवर्तन स्वाभाविक लगे। साथ ही चाणक्य ने शिक्षा संस्थानों, गुरुकुलों और विद्वत केंद्रों में भी प्रभाव जमाया ताकि अगली पीढ़ियां उसी नैतिक और प्रशासनिक समझ के अनुरूप पली बढ़ें। यानी कि उन्होंने लंबे समय के लिए इंडो नेशनलाइजेशन, मानसिकता का अंदरूनीकरण का काम किया ताकि परिवर्तन सतही न रहे बल्कि जड़ में समा जाए। इस चाल का तीसरा और सबसे खतरनाक आयाम था विभाजन और फिर नियंत्रण की कला। चाणक्य जानता था कि किसी भी बड़े संगठन को यदि आप उसके अंदर विरोध पैदा कर दें तो वही संगठन बाह्य हमलों के लिए असहाय बन जाता है। इसलिए उन्होंने नंदवंश के अंदर ही विभिन्न शक्तियों के बीच सूक्ष्म मतभेदों को बड़ा किया। कुछ मंत्रियों के स्वार्थों को उभार कर उनके बीच ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा को भड़काया। कुछ सामंतों को बड़े अधिकारों का लालच देकर उन्हें राजा के करीब लाकर फिर छोटी छोटी असहमति पैदा की। इससे क्या हुआ कि नंद दरबार के भीतर निर्णय विधि धीमी हो गई, एकता टूटने लगी और चाणक्य ने बाहरी मोर्चे पर चंद्रगुप्त को यही अवसर दिलवाया। पर यह सब इतनी चालाकी से किया गया कि बाहरी लोग और जनता दोनों इसे प्राकृतिक राजनीतिक मतभेद ही समझते रहे। असल चाल यह थी कि चाणक्य ने न केवल विरोध पैदा किया बल्कि उसकी हर कड़क नब्ज पर नियंत्रण भी रखी। जब विभाजन सूखा देना हो तो उसे बढ़ा दिया और जब किसी निर्णय में एकजुटता की जरूरत हो तो उसे प्रभावित कर दिया। इससे न केवल नंद सत्ता डगमगा गई बल्कि चाणक्य को निर्णायक समय पर इतनी सत्ता मिली कि उन्होंने शासन व्यवस्था को नियंत्रित कर लिया।
इसी दौरान चाणक्य ने संसाधनों और धन के प्रवाह पर कब्जा बनाए रखा ताकि वह किसी भी संस्था को तुरंत प्रभावित कर सकें। वे जानबूझकर उस धन को केंद्रित नहीं होने देते थे जो सीधे नंद के पास जाता था, बल्कि उसे विभिन्न समर्थक संगठनों और नेताओं के माध्यम से प्रभावित कर देते ताकि नंद शासन की आर्थिक स्वायत्तता कम होती चली जाए। और क्योंकि उन्होंने प्रशासनिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक सभी धागों को समन्वित किया था, इसलिए जब अंतिम समय आया और चंद्रगुप्त को समर्थन दिया गया, तब अदृश्य रूप से बनी हुई वैधानिक, धार्मिक और सामाजिक सहमति ने क्रांति को वैधता दी। जनता और शासन तंत्र के अंदरूनी अंग दोनों ने निर्णय को स्वीकार कर लिया। और इसी प्रकार चाणक्य की 7वीं चाल ने दिखाया कि यदि आप संस्थाओं को समझ लें और उन्हें कठोर व्यवस्थित तरीके से मोड़ दें, तो सत्ता का परिवर्तन सहज, स्थायी और नियंत्रित तरीके से हुआ जा सकता है। यह चाल केवल सत्ता हासिल करने की कला नहीं थी, बल्कि सत्ता बनाए रखने की कला भी थी। चाणक्य ने यह सुनिश्चित किया कि चंद्रगुप्त के आने के बाद शासन संबंधी नियम, कर प्रणाली, प्रशासनिक पदों की संरचना और न्यायिक प्रक्रियाएं ऐसी हों कि असंतुलन पैदा करने वाले तत्व स्वतः खत्म हो जाए, या फिर जिन लोगों ने परिवर्तन में योगदान दिया था उन्हें वैध अधिकार मिल जाए, ताकि वे न केवल संतुष्ट हों बल्कि शासन की मजबूती में हाथ बटाए। इसके अलावा चाणक्य ने 7वीं चाल में सक्सेशन प्लानिंग यानी उत्तराधिकार की नीति पर भी ध्यान दिया। उन्होंने राजा के निकटस्थ परिजनों और संभावित प्रतिद्वंद्वियों के हितों को समझा, उन्हें सत्ता का हिस्सा बनाकर उनकी आकांक्षाओं को नियंत्रित किया ताकि भविष्य में सत्ता संघर्ष का मार्ग कठिन हो, अर्थात केवल विजय के बाद की नहीं बल्कि अगली पीढ़ी की शांति और स्थायित्व का भी ध्यान रखा गया। इस चाल की सूक्ष्मता यह थी कि सब कुछ पारदर्शी तो दिखता ही था, पर असल में अंदर से पूरी प्रणाली संशोधित हो चुकी थी। नंद के जिन शस्त्रों से वह सुरक्षित रहते थे, वही शस्त्र अब उनके खिलाफ काम करने लगे। और जब यह सब हुआ तो परिणाम भयानक था। नंद वंश ने केवल बाहरी दबाव से नहीं बल्कि अपने ही बनाए हुए संस्थानों और नियमों के कारण स्वयं ही अपनी औकात खो दी। यह चाणक्य की सबसे खतरनाक चाल इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें न तो थूक खून की सीधी टकराहट जरूरी थी, न ही कोई बड़ी सैन्य चाल का भव्य प्रदर्शन। यह चाल धीरे धीरे, व्यवस्थित रूप से और सोच समझकर एक पूरे शासन की आत्मा को मोड़कर उस पर अपना अधिकार जमा लेती है। यह चाल आज के समय में भी प्रासंगिक है। चाहे आप एक व्यापार संगठन बदलना चाहें, एक राजनीतिक दल में प्रभाव बनाना चाहते हों या किसी समाज में दीर्घकालिक परिवर्तन लाना चाहें, मूल तत्व वही हैं। संस्थानों को समझो, नियमों को पढ़ो, संस्कृति और विश्वास को अपनाओ और फिर भीतर से प्रणाली को बदलो। इसीलिए चाणक्य की 7वीं चाल केवल इतिहास की एक घटना नहीं बनी, वह एक शास्त्र बन गई जिसका हर छात्र, प्रशासक और रणनीतिकार आज भी आदर के साथ अध्ययन करता है। और यदि आप इसके गूढ़ भाव को समझते हैं तो आप जानेंगे कि असली खतरनाक चाल वे नहीं होती जो तेज और शोर शराबे में चलें। असली खतरनाक चालें वे होती हैं जो चुपके से प्रणाली के भीतर जाकर उसकी धड़कन बदल दें। और यह सीख सबसे बड़ा उपहार है जो चाणक्य की 7वीं चाल हमें दे जाती है। आचार्य चाणक्य की 8वीं और आखिरी चाल वह थी जिसे इतिहासकारों ने निर्णायक संहारक रणनीति कहा है, क्योंकि यह चाल किसी एक युद्ध तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह चाणक्य के पूरे जीवन की बुद्धि, धैर्य, अनुभव और दूरदर्शिता का अंतिम सार थी। नंद साम्राज्य को भीतर से तोड़ने, उसकी सेना को कमजोर करने, उसकी अर्थव्यवस्था को खोखला करने, उसके दरबार में फूट डालने और उसकी संस्थाओं पर नियंत्रण करने के बाद अब समय आ गया था कि अंतिम प्रहार किया जाए। पर चाणक्य अच्छी तरह जानते थे कि केवल युद्ध जीतना ही काफी नहीं है, बल्कि युद्ध के बाद ऐसी स्थायी व्यवस्था बनानी होगी जो आने वाली पीढ़ियों तक इस विजय को सुरक्षित रख सके। इसलिए उनकी 8वीं चाल दोहरी थी। पहला हिस्सा था नंद वंश का अंतिम और पूर्ण विनाश, और दूसरा हिस्सा था एक नए साम्राज्य की ऐसी नींव डालना जो सदियों तक अडिग खड़ी रहे। इस चाल के पहले चरण में चाणक्य ने चंद्रगुप्त को आदेश दिया कि अब निर्णायक युद्ध का समय आ गया है।
लेकिन युद्ध केवल तलवारों से नहीं बल्कि रणनीति और मनोबल से जीता जाएगा। उन्होंने पहले से तैयार की गई कमजोरियों का लाभ उठाया। नंद की सेना पहले ही असंतुष्ट थी, उसकी आर्थिक आपूर्ति टूट चुकी थी और जनता का भरोसा भी शासन से उठ चुका था। इसलिए चाणक्य ने युद्धभूमि में उतरने से पहले ही यह सुनिश्चित कर लिया कि नंद की सेना का आधा हिस्सा मन से हार चुका हो। गुप्तचरों और संदेशवाहकों के माध्यम से यह खबर फैलाई गई कि चंद्रगुप्त की सेना अजेय है, देवताओं का आशीर्वाद उसके साथ है और जो सैनिक नंद की ओर से लड़ेंगे वे व्यर्थ मृत्यु पाएंगे, जबकि जो पक्ष बदल देंगे वे भविष्य के साम्राज्य में सम्मान और इनाम पाएंगे। इस अफवाह ने नंद की विशाल सेना को भीतर से जर्जर कर दिया। जब अंतिम युद्ध की घोषणा हुई तो बाहर से देखने वाले को यह लगता था कि नंद की सेना बहुत बड़ी है और चंद्रगुप्त की सेना छोटी, लेकिन वास्तविकता यह थी कि नंद की सेना का आधा मनोबल पहले ही टूट चुका था। युद्ध शुरू हुआ। चाणक्य ने इसे चरणों में बांटा। पहले चरण में उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ियों में सैनिक भेजकर नंद सेना को थका दिया। दूसरे चरण में अचानक रात को हमला कर दिया, जिससे दुश्मन नींद से ही उठा और तैयार न हो सका। तीसरे चरण में नंद सेना के प्रमुख घोड़े और हाथियों को भयभीत करने के लिए आग और आवाज का प्रयोग किया गया, ताकि उनके अपने युद्ध के पशु ही नियंत्रण से बाहर हो जाए। और अंततः चौथे चरण में चंद्रगुप्त स्वयं मुख्य सेना लेकर उतरे और निर्णायक टकराव हुआ। यह टकराव भले ही छोटा था, लेकिन उसका असर इतना गहरा था कि नंद राजा भागने पर मजबूर हो गया। और वहीं चाणक्य की 8वीं चाल का सबसे कठोर और खतरनाक हिस्सा सामने आया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि नंद वंश को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए, ताकि भविष्य में कोई अवशेष या शेष सदस्य विद्रोह कर पुनः शक्ति न जुटा सके। नंद राजा को बंदी बनाया गया और इतिहास के अनुसार चाणक्य ने उसे ऐसी सजा दी कि उसका नाम ही भय और घृणा का पर्याय बन गया। कुछ इतिहास कहते हैं कि उसे निर्वासित किया गया, कुछ कहते हैं कि उसका वध किया गया, परंतु सच्चाई यह थी कि चाणक्य ने यह सुनिश्चित किया कि नंद वंश का राजनीतिक अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाए। यही कारण था कि मौर्य वंश की स्थापना इतनी तेजी और स्थायित्व के साथ हो सकी। पर चाणक्य की चाल यहां खत्म नहीं होती। असली खतरनाक हिस्सा था उसका दूसरा चरण, यानी कि नए साम्राज्य की ऐसी व्यवस्था बनाना जो आने वाले समय में किसी भी प्रकार के विघटन या षड्यंत्र को रोक सके। उन्होंने चंद्रगुप्त को केवल एक राजा नहीं बनाया, बल्कि उसे एक आदर्श सम्राट के रूप में प्रशिक्षित किया। उसे सिखाया कि सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना है, जनता के हित को सर्वोपरि रखना है, न्याय और अनुशासन को बनाए रखना है, और सबसे महत्वपूर्ण, साम्राज्य को केवल तलवार के बल पर नहीं बल्कि नीति और व्यवस्था के बल पर चलाना है। इसके लिए चाणक्य ने अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र की रचना की, जिसमें उन्होंने शासन, कर, अर्थव्यवस्था, युद्ध नीति, कूटनीति और समाज की हर छोटी बड़ी बात का उल्लेख किया, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी मार्गदर्शन मिलता रहे। उन्होंने प्रशासनिक ढांचे को पुनर्गठित किया, कर प्रणाली को सरल और न्यायपूर्ण बनाया, जनता का भरोसा जीता और सबसे बड़ा काम किया, शिक्षा और संस्कृति को संरक्षण दिया, ताकि लोग केवल युद्ध और राजनीति से न जिए बल्कि एक सशक्त समाज बने। इस प्रकार 8वीं चाल केवल नंदवंश की हार नहीं थी, बल्कि यह एक नए युग की शुरुआत थी। चाणक्य ने यह सुनिश्चित कर दिया कि आर्यावर्त की भूमि पर पहली बार एक ऐसा शक्तिशाली, एकजुट और सुव्यवस्थित साम्राज्य खड़ा हो जो ग्रीक आक्रमणों से भी टक्कर ले सके और आंतरिक विद्रोहों को भी रोक सके। और इस तरह उनकी आखिरी चाल इतिहास की सबसे खतरनाक चाल बन गई, क्योंकि इसमें केवल दुश्मन का संहार नहीं था, बल्कि भविष्य को अपने विचारों के अनुसार ढालना था। यही वजह है कि इतिहासकार कहते हैं, यदि चाणक्य की यह 8वीं चाल न होती तो शायद आज भारत का इतिहास वैसा न होता जैसा हम जानते हैं।